क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग के बारे में इसमें पढ़ना है। पावर शेयरिंग में मेनली जो चैप्टर 1 में पढ़ाई करना है उसमें दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है कि दो कंट्रीज़ के बीच में पावर का कैसे शेयरिंग होता है। इसको हम 8 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिए हैं, टॉपिक बाय स्टडी करेंगे ताकि आसान हो जाएगा। जिसमें हमको दो कंट्रीज़ के बारे में मेनली स्टडी करना है, एक बेल्जियम के बारे में देखना है और दूसरा श्रीलंका के बारे में देखना है। बेल्जियम के बारे में पढ़ना है पहले कि एथनिक कंपोजिशन क्या है बेल्जियम का। मतलब एथनिक इट मीन्स कि कल्चरल ग्रुप्स, मतलब जैसे अलग अलग ट्रेडिशंस को मानने वाले लोग होते हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। कल्चर मीन्स अलग अलग रिलीजियस प्रॉपर्टी को मानने वाले लोग होते हैं, अलग अलग कपड़ा क्लॉथ्स पहनने वाले लोग होते हैं, अलग अलग खाना खाने वाले लोग होते हैं। सबका एक सब ग्रुप्स होता है, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं। जो इसमें कंपोजिशन पढ़ना है, जो इस चैप्टर में इथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है, इसमें इथनिक कंपोजिशन के बारे में जो पढ़ना है उसका बेसिक मीन्स है लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बारे में। लिंग्विस्टिक बेसिस पे इथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। लिंग्विस्टिक मीन्स का हुआ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे पढ़ाई करेंगे। कितने लैंग्वेज बोलने वाले पीपल्स हैं, मतलब लैंग्वेज ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। दूसरा है प्रॉब्लम्स इन बेल्जियम। दूसरा देखेंगे कि हम लोग बेल्जियम में किस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम किस बेसिस पे आएगा, लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रॉब्लम आएगा। अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग बेल्जियम में रह रहे हैं। इसी के लिए तीसरा पढ़ेंगे हम लोग कि बेल्जियम में एकोमोडेशन होता है। एकोमोडेशन इट मीन्स एडजस्टमेंट, किस प्रकार से वहाँ के लोग खुद को एडजस्ट करते हैं। चूँकि अब ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था तो एडजस्ट करना जरूरी था, तो वहाँ पे एक एकोमोडेशन लाया गया, एडजस्टमेंट का एक तरीका लाया गया बेल्जियम में कि कैसे हम लोग एडजस्ट करके एक ही कंट्री में फिर से सर्वाइव कर सकते हैं। अगला पढ़ना है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के बारे में भी वही पढ़ेंगे, चूंकि इसमें हम देख रहे हैं कि जिस भी कंपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी इथनिक कंपोजिशन है उसमें मेनली लिंग्विस्टिक आधार पे जो कंपोजिशन बन रहा है, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे इथनिक कंपोजिशन बन रहा है, लैंग्वेज के बेसिस पे ग्रुप्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसी प्रकार से श्रीलंका में भी इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका पढ़ेंगे। श्रीलंका में जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे इथनिक कंपोजिशन बन रहा है उसके बारे में पढ़ाई करना है। दूसरा इसमें देखना है कि मेजोरिटेरियन श्रीलंका, मतलब मेजोरिटेरियन जो है श्रीलंका में किस प्रकार से हावी हो रहा है वहाँ के लोगों पे। अगला देखें कि फीलिंग ऑफ एलियनेशन। अब बात जब मेजोरिटी हावी होगा कहीं पे तो ऑब्वियस सी बात है माइनॉरिटी को एक अलग सा फील आएगा। एलियनेशन इट मीन्स जैसे लग रहा है कि हम कोई दूसरे ग्रह से यहाँ पे आकर के रह रहे हैं। एलियनेशन मतलब जैसे यहाँ पे हमारा कोई नहीं, यहाँ पे हमारा कोई वैल्यू एडिशन क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो हमको एक एलियन टाइप का फील आता है कि जैसे यहाँ पे हमको किसी भी प्रकार का कोई सुविधा या किसी भी प्रकार का जो यहाँ पे व्यवस्था है वो हमको उसमें हमको सहभागिता नहीं मिल रहा है, तो हमको एलियन के तरह फीलिंग आ रहा है। उसके बाद पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग जो है इतना डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग जो है मस्ट क्यों है। खास करके जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी है वहाँ पे पावर शेयरिंग मस्ट है। तो हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग मस्ट क्यों हो जाता है, पावर शेयरिंग इतना डिजायरेबल फॉर्म क्यों है एक डेमोक्रेसी होने के लिए। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स। कह रहा पावर शेयरिंग जो है अलग अलग प्रकार से पावर का शेयरिंग किया जाता है। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है हर एक जगह पे पावर का शेयरिंग देखा जाता है। जैसे ही पावर का शेयरिंग डेमोक्रेसी में नहीं रहेगा वहाँ पे एक तरह से डिक्टेटरशिप हावी हो जाएगा। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग का होना मस्ट है। आगे हम लोग देखेंगे कि बेल्जियम में किस प्रकार का एथनिक कंपोजिशन था। पावर शेयरिंग अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 8 टॉपिक्स लिखे थे। अब हम लोग टॉपिक बाई देखेंगे। इसमें पहला टॉपिक्स देखेंगे बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन हम लोग देखने जा रहे हैं। बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन किस प्रकार से था पहले हम समझा दिए कि एथनिक का मतलब होता है कल्चरल ग्रुप। एथनिक का मतलब कल्चरल ग्रुप। कल्चरल ग्रुप इट मीन्स क्या, किसी भी एक कल्चर को मानने वाला एक से ज़्यादा लोग। अब हम लोग देखते हैं कि कल्चर या ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला जब ढेर सारे पीपल्स एक साथ आ जाते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं एथनिक ग्रुप्स। अब बेल्जियम में किस प्रकार से एथनिक कंपोजिशन था हम लोग उसको देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बेल्जियम एक कंट्री है, एक स्मॉल कंट्री है जो कि एक यूरोपियन यूनियन के अंडर आता है। मतलब यूरोपियन यूनियन का एक स्मॉल कंट्री है बेल्जियम। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप का एक स्मॉल कंट्री है बेल्जियम। बेल्जियम देखेंगे कि बेल्जियम जो है इट हैज़ बॉर्डर्ड विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। बेल्जियम जो है 4 कंट्री से अपने बॉर्डर को साझा करता है, जिसमें से पहला है नीदरलैंड, दूसरा है आपका जर्मनी, तीसरा है आपका फ्रांस, चौथा है आपका लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग एक बहुत छोटा सा कंट्री है और बहुत अच्छा कंट्री है। लाइफ में अगर एक बार मौका मिले तो आप सब लोग भी लग्जमबर्ग जाइएगा। जैसे है क्या कि ब्रुसेल्स का ये पूरा मैप है, इसके माध्यम से हम बताना चाहें अलग अलग कलर में, जो आपको ब्लैक कलर में ये दिख रहा है ये है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है ये कैपिटल सिटी है।
ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी है। बेल्जियम का जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी है। उसके बाद ये जो ब्लू वाला जोन आपको दिख रहा है, जो भी आपको ब्लू वाला जोन दिख रहा है, इसका नाम है फ्लेमिश रीजन। ब्लू वाला जोन है फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन में जो रहते हैं डच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा रहते हैं। फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग जो है डच लैंग्वेज बोलते हैं। और जो है रेड वाला जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं वेलोनिया रीजन। वेलोनिया रीजन में जो है फ्रेंच बोलने वाले लोगों का जनसंख्या है। तो हम देख रहे हैं कि डच बोलने वाले लोगों का जो पॉपुलेशन है पूरा बेल्जियम कंट्री में वो 59% है। डच बोलने वालों का जो पॉपुलेशन है वो 59% है, जो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन है। बेल्जियम में सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला जो लैंग्वेज है वो है डच, और 59% लोग बेल्जियम में रहने वाले डच लैंग्वेज को यूज करते हैं। और जो बचे हैं 40% लोग जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज को यूज करते हैं। और जो फ्रेंच लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं वो 40% ऐसे पीपल हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं। फ्रेंच लैंग्वेज जहाँ बोला जा रहा है उसको हम लोग बार बार कह रहे हैं वेलोनिया रीजन कहते हैं, और डच लैंग्वेज जहाँ पे बोला जा रहा है उसको हम लोग फ्लेमिश रीजन कह रहे हैं। बेल्जियम में 2 रीजन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है, एक फ्लेमिश रीजन और एक वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में डच बोलने वाले लोग रह रहे हैं और वेलोनिया रीजन में फ्रेंच बोलने वाले लोग रह रहे हैं। फ्रेंच बोलने वालों का जनसंख्या 40% है और डच बोलने वालों का पॉपुलेशन जो है 59% है। 1% जो पॉपुलेशन है वो एक डॉटेड ब्लैक लाइन स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा। जर्मन जो है, जर्मन लैंग्वेज जो है वो 1% बोलने वाले लोगों का है। अब हम लोग देखें कि बेल्जियम जो है एक स्मॉल कंट्री है यूरोपियन यूनियन का। बेल्जियम 4 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग। चारों कंट्री से ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। देख रहे हैं कि बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी है वो ब्रुसेल्स है, लेकिन ब्रुसेल्स का पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे अलग है। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी एक कंट्री का जो कैपिटल रीजन होता है वहाँ पे जो पॉपुलेशन होता है वहाँ ज़्यादा होता है। चूँकि कारण है ना कि अलग अलग स्टेट से लोग जो है पूरे देश के कोने कोने से विभिन्न जगह से लोग कैपिटल रीजन में आते हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव है कि जो लेबर क्लास के लोग होते हैं वो मैक्सिमम कैपिटल रीजन में जा करके बस जाते हैं, या जो एजुकेशन पीपल्स होते हैं जो एजुकेशन पर्पस से जाते हैं वो भी कैपिटल रीजन में जाते हैं। चूँकि कैपिटल रीजन हाईली डेवलप्ड एरिया होता है किसी भी कंट्री का। हमारे दिल्ली में भी देख लीजिए मैक्सिमम अलग अलग जगह से जा करके लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ का जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है वो बदल जाता है। इसी प्रकार से बेल्जियम का जो है, चूँकि यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है डच बोलने वालों का है 59% और कम पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच बोलने वालों का 40% है। लेकिन यही पूरा परिदृश्य बदल जाता है इसका जैसे ही हम लोग कैपिटल रीजन में जाते हैं, ब्रुसेल्स में जैसे ही पहुंचते हैं, यहाँ पे सीधा उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स है यहाँ पे 80% पीपल्स जो है वो फ्रेंच बोलने लगते हैं। ओवरऑल पूरा बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है, एथनिक कॉम्पोजिशन जो है वो क्या है, डच बोलने वालों का पॉपुलेशन ज़्यादा है 59% है, फ्रेंच वाले का पॉपुलेशन कम है 40% है। लेकिन जैसे ही इसका कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में पहुंचते हैं वैसे ही पूरा कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। कॉम्पोजिशन चेंज हो जाने का मतलब क्या कि ब्रुसेल्स में जो है 80% बोलने वाले लोग फ्रेंच हो जाते हैं, 20% बोलने वाले लोग डच हो जाते हैं। पूरा कंट्री में हम देखते हैं कि डच ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में पहुंचते हैं वैसे ही देखते हैं कि डच बोलने वालों का पॉपुलेशन वहां पे कम जाता है और फ्रेंच बोलने वालों का पॉपुलेशन वहां पे 80% हो जाता है। कहने का मतलब जो डोमिनेशन है पूरा बेल्जियम पे वो डच बोलने वाले लोगों का है, डच स्पीकिंग पीपल का है। लेकिन जैसे ही कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में पहुंचते हैं वैसे ही वहां पे डोमिनेशन किसका हो जाता है, फ्रेंच बोलने वालों का हो जाता है। फ्रेंच बोलने वालों का पॉपुलेशन वहां पे 80% हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें मेनली 3-4 बात देखना था कि बेल्जियम जो है कि स्मॉल कंट्री है यूरोपियन यूनियन का। दूसरा बात था कि बेल्जियम 4 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड से। उसके बाद हम लोग देखें कि जर्मनी का कैपिटल जो है, बेल्जियम का कैपिटल जो है वो ब्रुसेल्स है। बेल्जियम का कैपिटल जो है ब्रुसेल्स है। उसके बाद हम लोग देखें बेल्जियम का इथनिक कॉम्पोजिशन क्या है। बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन में देखें कि 59% बोलने वाले लोग डच हैं जो कि वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं, फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं, सॉरी डच बोलने वाले जो 59% पीपल हैं वो फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं, और फ्रेंच बोलने वाले जो 40% हैं वो वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं। जैसे ही कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में पहुंचते हैं तो वहाँ पे फ्रेंच का पॉपुलेशन 80% हो जाता है और डच का पॉपुलेशन 20% हो जाता है। मेनली इसमें यही देखना था, और आगे हम लोग इसके बाद कवर करेंगे कि प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा है बेल्जियम में। अभी हम लोग जो देखें कि बेल्जियम का इथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, आगे हम लोग देखें कि बेल्जियम में किस प्रकार का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है।
देखिए अभी हम लोग देखे हैं कि बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या था। अब दूसरा टॉपिक जो पढ़ना है वो कि बेल्जियम में किस प्रकार का प्रॉब्लम्स आ रहा है। अभी हम लोग एथनिक कॉम्पोजिशन देख लिए, जिसमें कि देखे कि डच बोलने वालों का जो है पॉपुलेशन 59% है, फ्रेंच बोलने वालों का पॉपुलेशन 40% है और जर्मन का 1% है। फिर हम लोग देखे कि नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस और जर्मनी के साथ बेल्जियम अपना बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद हम लोग देखे कि ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम का कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी का कॉम्पोजिशन थोड़ा सा अलग है बेल्जियम से। कैपिटल सिटी में फ्रेंच बोलने वालों का जनसंख्या 80% हो जाता है और डच का 20% हो जाता है। अब हम लोग देखें कि एथनिक कॉम्पोजिशन तो देख लिए बेल्जियम क्या क्या है। अब हम लोग देखें किस प्रकार से बेल्जियम में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहला है कि बेल्जियम में कैसा प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम इन बेल्जियम, मेजोरिटी स्पीकिंग फ्रेंच। क्या है कि माइनॉरिटी जो है वो फ्रेंच बोल रहा है और मेजोरिटी जो है वो डच बोल रहा है। माइनॉरिटी फ्रेंच, मेजोरिटी और माइनॉरिटी के मतलब क्या है। जैसे 50% + 1, अगर मेजोरिटी का बात किया जाए तो 50% + 1 और माइनॉरिटी का बात किया जाए तो 50% - 1 कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है डच है, फ्रेंच है और जर्मन है, 59 है, 40 है और 1 का जो रेशियो है उसमें से देखें कि माइनॉरिटी में हम किसको कहेंगे। माइनॉरिटी में हम लोग फ्रेंच को काउंट कर रहे हैं। तो जहाँ भी इस चैप्टर में माइनॉरिटी जैसा वर्ड दिखे वहाँ हम लोग फ्रेंच के बारे में बात करेंगे। तो इसमें है कि माइनॉरिटी फ्रेंच जो है स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल and resented by the Dutch speaking community who got the benefit economic development and educational much later। इसमें हमको बताना चाह रहा है कि जो फ्रेंच है, जो माइनॉरिटी है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रिच है और ज़्यादा पावरफुल है कंपेरेटिवली डच। डच का जो है पॉपुलेशन तो ज़्यादा है बेल्जियम में, लेकिन वो रिच नहीं है। और रिच नहीं है इट मीन्स एजुकेटेड नहीं है। कहने का मतलब जिसके पास पैसा है, कहीं ना कहीं एजुकेशन और मनी दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसके पास पैसा नहीं वो हायर एजुकेशन गेट नहीं कर पाएगा। सम एग्जाम मतलब किसी प्रकार का एग्जाम देखा जाता है, एक्सेप्शन है बहुत सारा है, लेकिन मेनी केसेस में, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि मनी के बिना एजुकेशन पॉसिबल नहीं हो। एजुकेशन पॉसिबल भी है तो हायर एजुकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें है कि जो रिच पीपल है एजुकेटेड भी वही होगा। कहीं ना कहीं इसमें देखा जा रहा है कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है बेल्जियम में वो ज़्यादा रिच है और ज़्यादा पावरफुल है। जिसके पास पैसा है वो ऑब्वियसली पावरफुल रहेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि पूरा जो है 1500 करोड़ रुपया का अंबानी जी भोज कर दिए हैं, पूरा अपना बेटा का शादी में खर्चा कर दिए हैं। लेकिन कई सारा स्टेट ऐसा है जिसमें कि 1500 करोड़ उसका जीडीपी ग्रोथ रेशियो भी नहीं है और वो अकेले 1500 करोड़ रुपया खर्चा कर दिए। तो ऑब्वियसली रिच है तो पावरफुल भी है। उनके इवेंट में देखिए कितने बड़े बड़े लोग आए, प्राइम मिनिस्टर से लेके कई चीफ मिनिस्टर्स आए, कई प्रकार के धर्म गुरु आए, कई प्रकार के लोग आए, बड़े छोटे हर तरह के लोग मौजूद रहे। देश दुनिया से अलग अलग देश से भी लोग चल करके आए। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि जो वहाँ का माइनॉरिटी है फ्रेंच कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा रिच है, और रिच है तो पावरफुल भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। और डच का जो पॉपुलेशन है वो कंपेरेटिवली कम रिच है। अब कम रिच है तो पावरफुल भी कम होगा, लेकिन उसका पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में, कहने का मतलब कि जो बेल्जियम का गवर्नमेंट चल रहा है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें डच का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन रहेगा। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि इसमें वोट का वैल्यू होता है। तो वोट ज़्यादा किसके पास है? वोट ज़्यादा डच के पास है क्योंकि उसका ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो डच वालों का जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में वो ज़्यादा है फ्रेंच वालों से, और डच का जो पॉपुलेशन है वो बेल्जियम में ज़्यादा भी है फ्रेंच से। तो कहने का मतलब कि गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो डच का ज़्यादा है कंपेरेटिवली फ्रेंच। तो ये जो है लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच एंड स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। जो मेजर प्रॉब्लम इशू किया गया, जो मेजर प्रॉब्लम हम लोग देखे वो 1950 से 1960 के आसपास हम लोग देखे कि बेल्जियम में एक मेजर प्रॉब्लम के रूप में उभर करके आया, इमर्ज होके आया। एक मेजर प्रॉब्लम इमर्ज होके आया बेल्जियम में। लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो वहाँ पे डिवीज़न हो रखा था वो एक मेजर प्रॉब्लम्स के रूप में इमर्ज होकर के आया। इसमें क्या आया? टेंशंस क्रिएट हुआ। किसके किसके बीच में टेंशंस क्रिएट हुआ? डच और फ्रेंच के बीच में जो है टेंशन क्रिएट हुआ। किस प्रकार का टेंशन क्रिएट हुआ? कि आपके पास पैसा भी ज़्यादा है, आप पावरफुल भी ज़्यादा हैं, लेकिन आपका पॉपुलेशन कम है। अब डच वाला बेचारा परेशान है कि पॉपुलेशन तो ज़्यादा हमारा है, उसके बाद हमारे पास पैसा भी नहीं है और हमारे पास वेल एजुकेशन भी नहीं है। तो इस प्रकार से डच क्या किया ना, वो कहा कि अब जो है हम अपने अधिकारों को लेकर के लड़ेंगे।
चूंकि पावरफुल भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और डच वाले का पॉपुलेशन ज़्यादा है उस कंट्री में, तो अब क्या है कि वो अपने अधिकारों को लेकर के लड़ रहा है। जैसे ही कोई अधिकार के विरुद्ध में मांग करेगा, अपने अधिकार को लेकर के लड़ाई करेगा, तो जिसके पास ज़्यादा पावरफुल है वो क्या करेगा, उसको दबाने का प्रयास करेगा। अब दबाने का प्रयास करेगा तो चूंकि पॉपुलेशन इसका ज़्यादा है, नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा डच का है, तो ये क्या करेगा, ये भी लड़ाई करेगा। अब जब दो कम्युनिटी के बीच में फाइट होगा एक कंट्री में, तो उस कंट्री में टेंशन क्रिएट होगा। तो वही जो टेंशन क्रिएट हो रहा है, इसी का मतलब ये बता रहा है कि लेड टू टेंशंस, वहाँ टेंशन जो है हायर पोजीशन पे अब इनग्रेंट होते दिख रहा है। किसके किसके बीच में, बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में, डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में जो है अब क्या है, टेंशन क्रिएट हो रहा है एक दूसरे के बीच में। क्योंकि डच जो है अपने अधिकारों को लेकर के अवेयर हो चुका है, अपने अधिकारों को वो लेना चाह रहा है, किससे, फ्रेंच वालों से। मोर एक्यूट टेंशंस इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। अब समस्या तो पूरा बेल्जियम में चल रहा था, क्योंकि पूरा बेल्जियम में ज़्यादा पॉपुलेशन डच का है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम चल रहा था बेल्जियम कंट्री में, वो उसके कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स है वहाँ पे मेजर प्रॉब्लम चल रहा था। मेजर प्रॉब्लम इट मीन्स, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो ब्रुसेल्स वहाँ का कैपिटल सिटी है, वहाँ का कॉम्पोजिशन देश के कॉम्पोजिशन से, बेल्जियम के कॉम्पोजिशन से काफ़ी अलग है। काफ़ी अलग कहने का मतलब, वहाँ पे फ्रेंच वालों का पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाता है, 80% पॉपुलेशन हो जाता है फ्रेंच वालों का ब्रुसेल्स में, लेकिन डच वालों का पॉपुलेशन ब्रुसेल्स में कम हो जाता है। रिलेट कीजिए एक दूसरे टर्म से, डच वालों का पॉपुलेशन बेल्जियम में ज़्यादा है, लेकिन कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स है वहाँ पे कम है। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में कौन लोग रह पाएगा, दिल्ली में कौन लोग सर्वाइव कर पाएगा, जो हमारा कैपिटल सिटी है। जो मनी पावर जिसके पास होगा, जिसके पास पावरफुल आदमी जो होगा, जो मनी से पावरफुल है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है। डच वालों चूंकि पैसा नहीं था तो ब्रुसेल्स में उसका कम पॉपुलेशन रह रहा था, तो ब्रुसेल्स में डच वालों का पॉपुलेशन 20% ही था, फ्रेंच वालों का पॉपुलेशन 80% हो गया था। तो जो मेजर समस्या जो उत्पन्न हो रहा था बेल्जियम में, वो ब्रुसेल्स में हो रहा था, क्योंकि वो कैपिटल सिटी था और वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रहा था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि डच जो है वहाँ पे 20% ही था, उसको हर तरह के अधिकारों से वंचित रखा जा रहा था कहीं ना कहीं ब्रुसेल्स में। इसको लेकर के वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहा था, अपना मांग उठा रहा था। यही हम इसमें देख रहे हैं कि बेल्जियम जो है कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड 4 टाइम्स फ्रॉम 1970 टू 1993। अब क्या है, बार बार कह रहे हैं कि डच का पॉपुलेशन ओवरऑल बेल्जियम में ज़्यादा है, तो उसका गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। तो अब क्या करेगा डच जो है, अब क्या करेगा, चूंकि ये उसको बराबरी का अधिकार दे नहीं रहा है वैसे मांगने से, तो अब क्या किया, ये रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है गवर्नमेंट में, तो वहाँ के संविधान को ही अमेंड कर दिया, संशोधित कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब संविधान संशोधन। जो बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 4 बार लगातार अमेंडमेंट कर देता है। कौन अमेंडमेंट किया, ये डच वाले लोग अमेंडमेंट करने में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। कैसे, क्योंकि इनका पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा है। तो क्या किए कि बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन जो है 4 टाइम्स अमेंड कर देते हैं, फ्रॉम 1970 टू 1993। 23 साल के बीच में संविधान में लगातार 4 बार संशोधन हो जाता है बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आगे हम लोग देखेंगे कि एकोमोडेशन किस प्रकार से इन सारे समस्याओं का हल होता है बेल्जियम में। अब भी हम लोग देखें कि किस किस प्रकार का समस्या बेल्जियम में चल रहा है। बेल्जियम में जो मेनली समस्या चल रहा है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है वहाँ का डिवीज़न हो रहा है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में, जिसमें हम लोग मोस्टली जो देखें वो कहाँ पे मेजर टेंशन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वहाँ का कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में जो है मेजर टेंशंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ब्रुसेल्स में जो है ज़्यादा पॉपुलेशन फ्रेंच वालों का हो जाता है, 80% हो जाता है। इसी के साथ अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। किस प्रकार से एडजस्टमेंट होता है बेल्जियम में, किस प्रकार से समस्याओं का समाधान किया जाता है, एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है एक बेहतरीन तरीके से। देखिए, अभी हम लोग बेल्जियम के बारे में 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। पहला जो पढ़े हैं कि बेल्जियम का इथनिक कॉम्पोजिशन क्या था, दूसरे में हम लोग देखे कि बेल्जियम में किस प्रकार का प्रॉब्लम लोग वहाँ का फेस कर रहे थे। तीसरा जो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे बेल्जियम के रहने वाले लोग, उस प्रॉब्लम को एडजस्ट कैसे किया गया, उस कंट्री में उन सारे प्रॉब्लम का एडजस्टमेंट कैसे होता है। चूँकि अब प्रॉब्लम्स है तो उसको फेस करना भी तो ज़रूरी है, और प्रॉब्लम का एडजस्टमेंट, ये जो एकोमोडेशन इन बेल्जियम है, ये एडजस्टमेंट इन बेल्जियम, एकोमोडेशन का मतलब है कि एडजस्टमेंट, समझौता, इसको एक तरह से समझौता कह सकते हैं। वैसे समझौता वर्ड बेस्ट नहीं है, एडजस्टमेंट बेस्ट।
एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक प्रकार का समझौता भी हुआ, कुछ अहम मुद्दों पे समझौता हुआ, जिसमें से पहला बात जो था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स, जो संविधान वहाँ का कहता है, संविधान के अनुसार जो एकोमोडेशन हुआ बेल्जियम में, उसमें था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली। क्या कह रहा है इसमें? पहले में कह रहा है कि जो गवर्नमेंट में, सेंट्रल में जो मिनिस्टर्स होंगे, जो बेल्जियम का कंट्री है, जो बेल्जियम कंट्री है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट चल रहा है, उस गवर्नमेंट में हम पहले देख रहे थे कि डच का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा था। तो डच वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व आउट करना चाह रहा था, तो उसमें फ्रेंच वाला का मांग था कि तुम यहाँ पे जो है पॉपुलेशन के हिसाब से फिर नहीं होगा बात। तो क्या कहा कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो सेम रखना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा, डच का भी और फ्रेंच का भी। पॉपुलेशन ज़्यादा किसी का भी हो, गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो सबका बराबर रहेगा। तो डच वाला कहा कि चलो ठीक है, एक सेकेंड के लिए मान लेते हैं इस बात को। जैसे समझौता हो रहा है, तो समझौता में तो कहीं ना कहीं आपको भी किसी बात पे बैक जाना पड़ेगा, तभी तो समझौता हो पाएगा, कहीं आपका भी बात माना जाएगा। तो यहाँ पे एकोमोडेशन में क्या होता है, सबसे पहला जो एकोमोडेशन होता है, सबसे पहला जो एडजस्टमेंट का प्रक्रिया होता है, उसमें ये होता है कि जो सेंट्रल में मिनिस्टर्स होंगे वो दोनों कम्युनिटी का, डच स्पीकिंग कम्युनिटी का और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का बराबर होगा। उसके बाद कहता है कि नो सिंगल कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी, जैसे डच स्पीकिंग कम्युनिटी है और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, दोनों में से कोई भी कम्युनिटी डिसीजंस को यूनिलेटरली नहीं ले पाएगा। यूनिलेटरली कहने का मतलब क्या, कि हम अकेला डिसीजन मेकर बनते हैं। यूनिलेटरली कहने का मतलब कि जैसे पहले डच स्पीकिंग कम्युनिटी का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन था गवर्नमेंट में, तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी क्या कर रहा था, जैसे ही उसमें अवेयरनेस आया 1970 से 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिसीजंस कैसे ले रहा था, यूनिलेटरली डिसीजन ले रहा था, क्योंकि उसका गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन ज्यादा था डच कम्युनिटी का। तो क्या कर रहा था, यूनिलेटरली डिसीजंस लेके लगातार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहा था। तो इससे पार पाने के लिए ये बात का एडजस्टमेंट किया गया इस मुद्दों पे कि कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है यूनिलेटरली डिसीजंस को नहीं लेगा, अपने अनुसार, अपने फायदे के लिए डिसीजंस को नहीं लेगा। इसमें दूसरा जो समझौता होता है, दूसरा जो बात पे समझौता होता है, वो था कि द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट। स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी का सबऑर्डिनेट नहीं होगा। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है उसके नीचे, जैसे कहने का मतलब कि हम लोग लगातार देखते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। आगे इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में किस प्रकार से पावर शेयरिंग होता है, अलग अलग लेवल पे पावर का शेयरिंग होता है। तो क्या होता है कि स्टेट को जो है ना कई बार कम पावर दे दिया जाता है और उसको ये प्रूव किया जाता है कि तुम मेरे नीचे हो सेंट्रल के। तो चूंकि एक ब्रुसेल्स जो है कैपिटल सिटी है और ज़्यादा मामला कहाँ गंभीर है, ब्रुसेल्स में जो है मेजर टेंशन जो क्रिएट हो रहा है बेल्जियम कंट्री में, वो ब्रुसेल्स में हो रहा है। और ब्रुसेल्स क्या है, एक स्टेट कह सकते हैं उसको, एक स्टेट है। तो कह रहा है वहाँ का जो एडजस्टमेंट हो रहा है उसमें इस बात को मजबूती से रखा जा रहा है कि जो ब्रुसेल्स है वो सबऑर्डिनेट नहीं होगा। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रहा है बेल्जियम में, उसके सबऑर्डिनेट होकर ब्रुसेल्स काम नहीं करेगा, उसके नीचे रह के काम नहीं करेगा, उसके पास भी कुछ स्पेसिफिक पावर्स होंगे और उस पावर पे वो कंटिन्यू करेगा। सबऑर्डिनेट कहने का सीधा सीधा मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरी तरह से कंट्रोल में आकर के काम नहीं करेगा। चूंकि बार बार कह रहे हैं कि हाँ, जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो कंपोजिशन तैयार हो रहा है, कल्चरल ग्रुप्स जो है, हर एक स्टेट का अलग अलग कल्चर होता है, हर एक स्टेट का अलग अलग खाने का ढंग होता है, पहनने का तरीका होता है, अलग अलग रिलीजियस पर्पस का कैरेक्टर होता है। तो हम लोग एक तरह से नहीं रह सकते हैं, हमारे पास कुछ अलग से पावर मिलना चाहिए। तो यही है कि द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लिए, पहला देख लिए, दूसरा देख लिए। तीसरा में है कि ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच वालों का बात मान लिया डच वाला, फ्रेंच वाला जैसे पूरा बेल्जियम में कम है, तो कहा कि सुनो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है ना, हमको बराबरी का रिप्रेजेंटेशन दो, पॉपुलेशन मायने नहीं रखेगा, तुम्हारा ज़्यादा भी पॉपुलेशन है तो हमको बराबरी का मायने दो। मतलब जितना हमारा सीट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में उतना ही तुम्हारा होगा, दोनों बराबर होंगे। तो डच वाला चूंकि अवेयरनेस बढ़ गया था डच वालों में, तो डच वाला क्या कहता है
ठीक है, उस बात को तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एक सेकंड के लिए, लेकिन अब तुमको भी हमारा बात मानना पड़ेगा। बात समझिएगा, ब्रुसेल्स में ज़्यादा पॉपुलेशन जो है फ्रेंच वालों का है। तो डच कह रहा है, डच उस समय जो समझौता किया था, एक स्टेप जो पीछे लिया था, इसी कारण से लिया था कि ब्रुसेल्स में हमारा पॉपुलेशन कम है, तो हम बदला कहाँ लेंगे? ब्रुसेल्स में बराबरी का अधिकार लेकर के बदला लेंगे। और ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी है, बार बार समझा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रुसेल्स कह रहा है, ब्रुसेल्स जो है, ब्रुसेल्स का एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म किया जाएगा और उस सेपरेट गवर्नमेंट में फ्रेंच वालों को भी बराबर का सीट चाहिए। जैसे डच वाला सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मांग रखा, वैसे ही फ्रेंच वाला भी ब्रुसेल्स में कैपिटल सिटी में अपना इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मांग रखता है। तीन बात समझ गए। पहला कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। दूसरा कि कोई भी स्टेट जो है, वहाँ का जो बेल्जियम का कोई भी स्टेट सबऑर्डिनेट होकर काम नहीं करेगा। तीसरा देख रहे हैं कि जो ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी है, वहाँ भी जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन का बात रखा जाएगा। अब जो पॉइंट है चौथा, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम का मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बाद देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। कहता है कि प्रॉब्लम्स का एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ अलग से डिसीजंस लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जो अलग टाइप का एक डिसीजन लिया गया, उसमें लिया गया कि कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया। तो थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन होता है, पहला दो बात के बाद हम देखते हैं कि तीसरे प्रकार का जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। पहला देखे सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, दूसरा देखे कि ब्रुसेल्स को एक सेपरेट गवर्नमेंट दिया गया, और थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो होगा वो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा। थर्ड टाइप जो गवर्नमेंट होगा वो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। कह रहा है कि जैसे दो कम्युनिटी, तीन कम्युनिटी मेनली वहाँ है, जर्मन है, फ्रेंच स्पीकिंग है और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। तीनों पॉपुलेशन जो है, तीनों कॉम्पोजिशन जो है, तीनों लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो कॉम्पोजिशन है, वो अपना अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेगा। इस चारों बातों पे हम लोग सहमत हैं। अगला जो बात बनता है वो है कि द पीपल ऑफ द यूरोपियन यूनियन टुगेदर चूज द ब्रुसेल्स एज देयर हेडक्वार्टर। यूरोपियन यूनियन के जितने रहने वाले लोग हैं, सभी लोग मिलकर के ब्रुसेल्स को जो है अपना कैपिटल चुनते हैं, अपना राजधानी चुनते हैं, हेडक्वार्टर चुनते हैं। ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर चुन लेते हैं। पहले हम लोग देखे थे कि एथनिक कॉम्पोजिशन क्या क्या था बेल्जियम का। उसके बाद हम लोग देखे कि बेल्जियम में किस प्रकार से प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखे कि प्रॉब्लम का एडजस्टमेंट कैसे किया जा रहा है बेल्जियम में। यही तीन बात पे मेनली पढ़ना था। प्रॉब्लम का एडजस्टमेंट बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच वालों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देता है डच वाला, तो फिर फ्रेंच वाला दरिया दिली दिखा करके ब्रुसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देता है डच वालों को। इस दोनों के बाद एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन हो जाता है कि दोनों कम्युनिटी का अलग से गवर्नमेंट हो जाएगा। अब सारे यूरोपियन यूनियन के लोग मिल करके क्या करते हैं, ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर चुन लेते हैं। ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर चुन लेते हैं। इस बेल्जियम के बारे में मेनली इतना ही पढ़ना था। आगे हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ाई करेंगे। इसमें दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना था, बेल्जियम और श्रीलंका। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे इस दोनों कंट्री के बारे में पढ़ लेने के बाद कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग इतना ज़बरदस्त मायने क्यों रखता है, और अगर पावर शेयरिंग मायने रखता है तो किस प्रकार से पावर का शेयरिंग होता है, और क्या पावर का शेयरिंग का जो क्राइटेरिया है वो बेटर है। तो अभी हम लोग पहले इसके बाद श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका में भी मेनली इथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ना है, मेजोरिटेरियनिज्म के बारे में पढ़ना है, और फिर वहाँ पे भी किस प्रकार से फीलिंग ऑफ एलियनेशन, एलियन के तरह किसको फील होने लगता है। ये दो तीन टॉपिक वहाँ पे भी पढ़ना है, तीन टॉपिक यहाँ भी पढ़े। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। साइंस क्लास 10 चैप्टर 1 पावर शेयरिंग पे भी हम लोग क्लास कर रहे हैं, जिसमें अभी हम बेल्जियम के बारे में पढ़ाई कर लिए, बेल्जियम कंट्री के बारे में पढ़ाई कर लिए। अब जो आगे पढ़ना है वो श्रीलंका के बारे में पढ़ना है। बेल्जियम में हम लोग देखे, उसका एथनिक कंपोजिशन देखे, बेल्जियम में किस प्रकार से प्रॉब्लम आ रहा है वो देखे थे, और फिर प्रॉब्लम्स को एडजस्ट कैसे किया गया, मतलब एकोमोडेशन इन बेल्जियम जो आया उसके बारे में पढ़ाई की।
अब देखेंगे कि श्रीलंका का क्या एथनिक कॉम्पोजिशन है। इसमें हम लोग श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि इथनिक का मतलब होता है कल्चरल ग्रुप। इथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब हुआ कि अलग अलग कल्चर को मानने वाले का एक ग्रुप। अभी जो श्रीलंका का परिदृश्य इसमें नज़र आ रहा है, उसमें इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बहुत डाइवर्स है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है श्रीलंका का। ये अप्रॉक्स एक स्टेट कोई ले लीजिए इंडिया का, हरियाणा के बराबर, अप्रॉक्स 1 to 2 करोड़ का पॉपुलेशन है यहाँ पे। लेकिन यहाँ का जो कॉम्पोजिशन है, जो इथनिक कॉम्पोजिशन है, यहाँ का जो कल्चरल ग्रुप्स है यहाँ के, वो अलग अलग है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। बहुत ज़्यादा डाइवर्स नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ डाइवर्स है। इसमें दो बात है। पहले तो श्रीलंका के बारे में देखते हैं कि श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन इट मीन्स आइलैंड और पेनिनसुलर, इसमें दो चीज़ होता है। देखिए थोड़ा सा सिलेबस इस चैप्टर से अलग हट के बता रहे हैं कि पेनिनसुलर जो होता है वो, जैसे हम कह सकते हैं कि पेनिनसुलर को एक कंट्री का नाम लेते हैं, जैसे इंडिया का एक पेनिनसुलर कंट्री है। पेनिनसुलर कंट्री का मतलब हुआ जिसके 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, वैसा कंट्री जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और आइलैंड नेशन का मतलब हुआ कि जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। तो श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है और वहाँ का जो पॉपुलेशन है लगभग 2 करोड़ के अप्रॉक्स है। और कॉम्पोजिशन जो है एथनिक बहुत ही डाइवर्स है। 2-3 चीज़ के बारे में हम लोग देखें। और श्रीलंका जो है तमिलनाडु से बहुत नज़दीक में पड़ता है। तमिलनाडु से नज़दीक होने के कारण यहाँ का जो इथनिक कॉम्पोजिशन में थोड़ा अलग प्रकार का बदलाव ये देखने को मिलता है कि तमिलनाडु से गए कुछ वर्कर्स जो है श्रीलंका में जाके बस जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कैसे कैसे यहाँ का क्या कॉम्पोजिशन है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। कह रहा है कि श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है और वो तमिलनाडु से कुछ ही दूरी पे बसा हुआ है श्रीलंका। दूसरा जो इसमें बात कह रहा है वो कह रहा है कि हैज़ अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन। श्रीलंका का जो पॉपुलेशन बता रहा है, जो वहाँ का जनसंख्या है, वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है। तीसरा है कि श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन। अभी लगातार इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि श्रीलंका का 2 ही करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ का जो कल्चरल है, कल्चरल ग्रुप्स है, जो कल्चरल डाइवर्जन है वो अलग अलग है। काफ़ी डाइवर्स है पॉपुलेशन वहाँ का। जितना ही पॉपुलेशन है उतने में काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। अब देखें कि डाइवर्सिटी कैसे देखने को मिलता है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतना डाइवर्स है वहाँ का पॉपुलेशन। तो मेनली जब इथनिक कॉम्पोजिशन का बात कर रहे हैं तो अलग अलग कल्चर को मानने वाले का कॉम्पोजिशन होगा, ये हमको आइडिया लग पा रहा है। तो देखें कि किस किस, और हम ये सबसे पहले वीडियो में इस बात को बताए थे कि इस चैप्टर में जहाँ भी इथनिक कॉम्पोजिशन का बात होगा, वो जो इथनिक कॉम्पोजिशन बनेगा वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनेगा, लैंग्वेज के बेसिस पे इथनिक कॉम्पोजिशन बनने वाला है। तो बेल्जियम में भी हम लोग देखे थे कि लिंग्विस्टिक के बेसिस पे इथनिक कॉम्पोजिशन बन रहा था। श्रीलंका में भी हम लोग वही देखेंगे कि अलग अलग कम्युनिटी को मानने वाले, अलग अलग कल्चरल को फॉलो करने वाले अलग अलग लैंग्वेज को बोलते हैं, एक अलग इथनिक कल्चर है। इसमें सिन्हाला का 74% है। श्रीलंका में जो सिन्हालन रह रहे थे, जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग रह रहे थे, वो 74% थे। और जो तमिल्स थे वो 18% थे। लेकिन बात है कि जो तमिल्स थे वहाँ के, वो कुछ तो तमिल्स वहाँ के नेटिव्स थे, मतलब वहीं पे उनका पूर्वज जन्म लिए थे, बॉर्न हुए थे। लेकिन कुछ जो तमिल्स थे 18% में 13% जो तमिल्स थे वो तमिल नेटिव्स थे, वहीं के रहने वाले तमिल्स थे। लेकिन जो 5% तमिल्स थे वो इंडिया से एज ए वर्कर या एज ए अलग कोई पर्पस से वहाँ पे जाकर के बसे थे श्रीलंका में। तो ये जो 5% पॉपुलेशन जो भारत से जाकर के श्रीलंका में बसे थे, अप्रॉक्स साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से जाकर के जो बसे थे श्रीलंका में, उसमें कुछ पॉपुलेशन हिंदू का था और कुछ पॉपुलेशन मुस्लिम्स का था। तो जो श्रीलंका का कॉम्पोजिशन हो रहा था और ज़्यादा डाइवर्स हो गया। पहले तो वहाँ पे मेनली सिन्हाला मानने वाले थे, सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे, उसके बाद कुछ तमिल्स थे, और अब जो वहाँ पे तमिल्स गए भारत से, उसमें से कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम्स थे। और पहले से श्रीलंका में कुछ 8% के आसपास क्रिश्चियंस रह रहे थे। लेकिन क्रिश्चियंस में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा परेशानी उनसे नहीं था, उनसे दिक्कत नहीं हो रहा था, क्योंकि क्रिश्चियन जो थे ना वो दोनों लैंग्वेज को अडॉप्ट कर ले रहे थे। वो सिन्हाला भी बोल ले रहे थे, वो तमिल भी बोल ले रहे थे, मतलब उनको किसी प्रकार से लैंग्वेज रिलेटेड इशू नहीं आ रहा था।
लेकिन तामिलियन जो थे उनका एक अलग लैंग्वेज था, अलग कल्चर था, और जो सिन्हाला थे उनका पूरी तरह से अलग लैंग्वेज और अलग कल्चर था। ये दोनों एक दूसरे को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। समस्या यही आ रहा था कि एक दूसरे को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। कुछ और आगे चलकर को जो चेंजेज आता है उसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो हम लोग को मेनली देखना है कि सिन्हाला का 74% पॉपुलेशन है, सिन्हाला कम्युनिटी का, तमिल कम्युनिटी का 18% पॉपुलेशन है, क्रिश्चियंस का 8% पॉपुलेशन है। क्रिश्चियंस को हम लोग अभी थोड़ा सा साइड लाइन करके रखें क्रिश्चियन कम्युनिटी को, क्योंकि जो आगे चल करके जो डाइवर्जन पढ़ना है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट सिन्हालाज और तमिल्स के बीच में हो रहा है, तो ये दोनों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अब लेकिन तमिल्स जो 18% है उसमें से तमिल नेटिव जो हैं उसमें 13% है, और 5% जो है वो इंडिया से जाकर के वहाँ पे एज ए वर्कर क्लास बसे हुए हैं। तो अभी तक इसमें यही पढ़ना है कि जो सिन्हालाज कम्युनिटी के लोग थे वो मोस्टली बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले थे, और जो तमिल्स थे वो हिंदू धर्म को भी मानने वाले थे 18% में, और कुछ मुस्लिम धर्म को भी मानने वाले थे। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी थे वो दोनों लैंग्वेज को इजीली अडॉप्ट कर लेते थे, इसलिए उनको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आ रहा था। आगे ये तीनों चीज़ देख लिए कि श्रीलंका का लगभग 2 करोड़ पॉपुलेशन है, श्रीलंका एक डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स है, और देख रहे हैं कि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड का मतलब समझा दिए जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, और पेनिनसुलर कंट्री उसको कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से ढका हुआ हो। अब हम आगे इसी वीडियो में आगे हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से मेजोरिटेरियनिज्म श्रीलंका में हो रहा है, किस प्रकार से श्रीलंका में एक मेजोरिटी ग्रुप माइनॉरिटी पे हावी हो रहे हैं। इसके बारे में अभी तुरंत हम लोग चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग मेजोरिटेरियंस इन श्रीलंका। देखिए श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन हम लोग देख लिए हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में मेजोरिटी ग्रुप्स जो है वो कैसे माइनॉरिटी पे हावी होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि श्रीलंका जो है 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इमर्ज हो रहा था। अब जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इमर्ज हो रहा था तो चूंकि उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा 74% सिन्हाला कम्युनिटी का रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि देश के आज़ादी में सबसे ज़्यादा जो सहभागिता रहेगा, हिस्सेदारी रहेगा, वो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग को रहेगा। तो अब क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होता है श्रीलंका में, या श्रीलंका में जब न्यू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होने लगता है, तो उसमें ज़्यादा संख्या में कौन रहते हैं? श्रीलंका के सिन्हाला कम्युनिटी के लोग रहते हैं। क्योंकि सिन्हाला कम्युनिटी का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए गवर्नमेंट में जो है श्रीलंका का जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है इंडिपेंडेंट के बाद, उसमें ज़्यादा मिनिस्टर्स जो हैं कंपैरेटिवली तमिल्स सिन्हाला के ज़्यादा रहते हैं। तो सिन्हाला कम्युनिटी के जो हैं ज़्यादा मिनिस्टर्स का रिप्रेजेंटेशन रहता है वहाँ के गवर्नमेंट में। तो कहने का मतलब है कि जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो अपने हिसाब से कुछ अपने सहूलियत के हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए कुछ ऐसे चेंजेज कर देते हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि वहाँ का जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वहाँ का जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो उससे बुरी तरह से प्रभावित होता है। जैसे सिन्हाला क्या है कि कुछ ऐसा चेंजेज ला देते हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे कि उनको तो फ़ायदा पहुँचता है, लेकिन तमिल्स को उससे उसका नुकसान का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि श्रीलंका जो है, श्रीलंकन इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। श्रीलंका जो है 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इमर्ज हो रहा था। लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। अभी हम आपको समझा रहे थे कि चूंकि मेजोरिटी में वहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं, इसलिए सिन्हाला का जो न्यू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा या जो इंडिपेंडेंट कराने में देश का अहम भूमिका रहेगा वो सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों का रहेगा। तो सिन्हाला कम्युनिटी एक तरह से अपना डोमिनेंस बना रहे हैं इस कंट्री पे, श्रीलंका पे। उसके बाद क्या है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स। जो वहाँ का तथाकथित कहा जाने वाला देश लोकतांत्रिक है, लेकिन वहाँ पे जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो मेजोरिटेरियन मेजर्स के आधार पे लिए जा रहे हैं। मतलब जो वहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी है उसके फ़ायदे के हिसाब से कुछ निर्णय लिए जा रहे थे। तो इससे किसी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट तमिलियंस पे पड़ रहा था, जिसके वजह से वो लोग इतना आवाज़ उठाते हैं और उनको एलियन के तरफ फील होने लगता है उसी कंट्री में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मेजोरिटेरियन मेजर्स आ रहे थे श्रीलंका में। देखिए अभी हम लोग श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन देख लिए।
श्रीलंका में देख लिए कि मेजोरिटेरियनिज्म कैसे हावी हो रहा है। अब देखेंगे कि जो मेजोरिटेरियन हावी हो रहा है वो क्या क्या ऐसा चेंजेस लाता है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको कि हम लोग कहते हैं मेजोरिटी के पक्ष में गया है। तो कुछ ऐसे मेजोरिटेरियन मेजर्स आए थे, मतलब कुछ ऐसे फैसले जो वहाँ के मेजोरिटी पीपल्स को, मेजोरिटी वाले वर्ग को फ़ायदा पहुँचा रहे थे। ऐसे मेजोरिटेरियन मेजर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है इन 1956, 1956 में इन 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड, एक कानून पास करवाया जाता है टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। सबसे पहला जो चेंज आता है और सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव किया जाता है वहाँ पे, जो कि मेजोरिटी के पक्ष में जो निर्णय होता है वो होता है कि सिन्हाला को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। सिन्हाला इज़ द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। कहने का मतलब कि श्रीलंका को क्या कह रहा है, पास्ट टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। तामिलियंस को डिसरिगार्ड करते हुए, अनादर करते हुए, इग्नोर करते हुए सिन्हाला को नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाता है। यह सबसे पहला बदलाव था, सबसे पहला और सबसे अहम फैसला था जो वहाँ के मेजोरिटी ऑफ पीपल्स के पक्ष में फैसला आता है। और दूसरा सबसे बड़ा मेजोरिटेरियन जो था वो था कि द गवर्नमेंट फॉलोज प्रीफरेंशियल पॉलिसीज। प्रीफरेंशियल मतलब क्या होता है, प्रीफरेंशियल जो वर्ड है, प्रीफरेंशियल का मतलब होता है किसी को प्रेफरेंस देना। प्रीफरेंशियल मतलब किसी एक को प्रेफरेंस देना। यहाँ पे किसको प्रेफरेंस मिल रहा है, प्रीफरेंशियल पॉलिसीज मतलब कोई ऐसा पॉलिसीज है जो किसी एक वर्ग को प्रेफरेंस में रखते हुए वैसे पॉलिसीज को लाया जा रहा है। कौन सा ऐसा पॉलिसीज है, डेट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। क्या कह रहा है कि वहाँ के कुछ ग्रुप्स को प्रेफरेंस में रखते हुए, कुछ लोगों को प्रेफरेंस में रखते हुए क्या किया जाता है, वहाँ के लोगों को, उस ग्रुप के लोगों को क्या किया जाता है, गवर्नमेंट जॉब में, यूनिवर्सिटी एप्लीकेंट्स में उसको एक तरह से रिजर्वेशन दे दिया जाता है। ये दूसरा सबसे बड़ा बदलाव था जो कि मेजोरिटी के पक्ष में फैसला आता है। तीसरा उससे भी बड़ा चेंजेस था जो कि वहाँ के मेजोरिटी ग्रुप्स के पक्ष में फैसला आता है, वो था कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड, एक नया संविधान बनाया जाता है, एक नया संविधान चेंजेस किया जाता है। डेट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। वो कह रहा है कि एक संविधान में एक बहुत अहम बदलाव किया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि श्रीलंका में सिर्फ और सिर्फ ओनली बुद्धिज़्म धर्म को ही फोस्टर किया जाएगा। फोस्टर मीन्स होता है, ये फोस्टर वर्ड का मतलब होता है, फोस्टर वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है प्रचार प्रसार। फोस्टर वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है एक तरह से प्रचार करना, स्प्रेड करना। सिर्फ इसी चीज़ को स्प्रेड किया जाता है, सिर्फ बुद्धिज़्म धर्म को ही स्प्रेड किया जाएगा। इसी को मानने का अधिकार है, एक तरह से इसको नेशनल रिलीजन के रूप में बना दिया गया। इसी को मानने का अधिकार है, जो लोग इसको नहीं मानेंगे उनका वहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन क्रिएट नहीं हो पाता था श्रीलंका में। मतलब श्रीलंका में 3 अहम फैसले आए जो कि वहाँ के मेजोरिटी ग्रुप्स के पक्ष में फैसला था। एक बार इस बात को देखते हैं कि वहाँ पे जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे, वो 74% थे। मतलब ये क्या है, ये मेजोरिटी में है। सिन्हाला कम्युनिटी के लोग क्या थे, मेजोरिटी में थे। और दूसरा जो तामिलियंस थे वो 18% थे, ये माइनॉरिटी में थे। तो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था यहाँ पे, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था श्रीलंका में, वो इसी दो ग्रुप्स के बीच में हो रहा था। क्योंकि तमिल्स का एक अपना कल्चर था, एक अपना एथनिक कॉम्पोजिशन था तमिलियंस का, और सिन्हाला का एक अपना एथनिक कॉम्पोजिशन था। इसलिए मेनली जो कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है वो सिन्हाला और तमिलियंस के बीच में देखा जाता है। पहले हम लोग पढ़े कि एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, दूसरा पढ़े कि मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, तीसरा देखे कि मेजोरिटेरियन मेजर्स क्या है। क्या कुछ अहम फैसले हैं जो श्रीलंका में कुछ मेजोरिटी ग्रुप्स के पक्ष में लिया जाता है। आगे हम लोग जो पढ़ाई करेंगे इसमें वो देखेंगे कि फीलिंग ऑफ एलियनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या जिसको इग्नोर किया जा रहा है, जिसको डिसरिगार्ड किया जा रहा है श्रीलंका में, जिस कम्युनिटी को, उसको कैसा फील हो रहा है। क्या उसको लग रहा है कि ये देश हमारे लिए सुरक्षित है, या उसको ऐसा लग रहा है कि इस देश के हम रहने वाले ही नहीं हैं। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि तमिलियंस अपने लिए क्या कुछ करते हैं और उनको कैसा फील हो रहा है अब श्रीलंका में।
देखिए, इसमें हम लोग लास्ट में बात करने वाले हैं कि फीलिंग ऑफ एलियनेशन, एलियनेशन के तरह, एलियन के तरह फील हो रहा है। एलियन के तरह किसको फील होगा? जिसको डिसरिगार्ड किया जाएगा एक देश में। उसी देश के रहने वाले लोगों को उसी के देश में जब डिसरिगार्ड किया जाएगा, अनादर किया जाएगा, सम्मान नहीं दिया जाएगा, बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाएगा उसके अपने देश में, तो उसको ऐसा लगेगा ना कि लग रहा है जैसे हम इस देश के नहीं रहने वाले हैं क्या, वैसे बिहेव कर रहा है हमारे साथ। तो उसको जो है ना एक एलियन की तरफ फील हो रहा है, जैसे लग रहा है हम कहीं और से आकर के यहाँ पे रह रहे हैं, वैसे ट्रीट कर रहा है ये लोग हमसे। एलियनेशन का फीलिंग्स में सबसे पहला क्या चेंजेस लाता है? दे फेल्ट दैट, वह सोचता है कि दे फेल्ट दैट none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders, कह रहा कि कोई भी एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो कि तामिलियंस का बात करे। जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं सारे लोग सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे, और सारे में सिन्हाला कम्युनिटीज़ के लोग ज़्यादा रह रहे थे। हम बताए थे कि जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था 1948 इंडिपेंडेंस ऑफ श्रीलंका के बाद, जो श्रीलंका में न्यू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, उसमें क्या था कि मेजोरिटी मिनिस्टर्स जो थे वो सिन्हाला कम्युनिटी के रहने वाले थे। तो तामिलियंस का तो बात वैसे ही नहीं होता था। तो सबसे पहला जो उनको बुरा लग रहा था वो इस बात का लग रहा था कि इसी देश में रहते हुए इसी देश के पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा मेरे बारे में कोई चर्चा नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, कह रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट, वहाँ का जो संविधान है और वहाँ का जो सरकार है, वहाँ का जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो सरकार चल रहा है, वो क्या करता है? पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, उनको राजनीतिक बराबरी का अधिकार देने से मना कर रहा है, नहीं दे रहा है उनको, राजनीतिक रूप से बराबरी का अधिकार नहीं दे रहा है। और जब तक आपको राजनीतिक रूप से बराबरी का अधिकार नहीं मिलता है, आपके आवाज़ को नहीं उठाया जाएगा, आपके कमियों को नहीं दिखाया जाएगा। इसलिए एक देश में इक्वलिटी का, राइट टू इक्वलिटी का पहला स्तंभ भी होता है, फर्स्ट पिलर है कि आपको पॉलिटिकल राइट्स के रूप में सामने रखा जाए। जब तक आप राजनीतिक रूप से बराबर नहीं हो जाते हैं तब तक आपके बातों को आगे नहीं रखा जाएगा गवर्नमेंट सिस्टम में। और श्रीलंका में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि उनको पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं दिया जा रहा था। जितने मेजर पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे फॉर्म थे, जितने मेजर पॉलिटिकल पार्टीज श्रीलंका में काम कर रहे थे, उनमें से कोई एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं था जो कि तामिलियंस का बात कर रहा था, तामिल्स को लेकर चर्चा कर रहा था। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होता है वो अपने वोट बैंक के लिए काम करता है, और तामिलियंस का जो पॉपुलेशन है वो मात्र 18% पॉपुलेशन वहाँ पे है। इसलिए उनके बारे में बहुत ज़्यादा कोई चर्चा नहीं करता है, क्योंकि उनके वोटों से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला था नहीं श्रीलंका के गवर्नमेंट सिस्टम पे। हाँ, एक है कि मेजोरिटी, जब तक ये लोग सोचे कि हम लोग मेजोरिटी वालों को कैसे मुकाबला कर सकते हैं, तो इनको लगा कि अब हम लोगों को यूनाइटेड होना पड़ेगा। 18% लोग ही अगर एक साथ आकर के आवाज़ उठाते हैं, हो सकता है आगे चल के कोई बदलाव संभव हो। उसके लिए अगला चीज़ वो क्या करते हैं? discriminated against them in getting jobs and their opportunities and ignored their status, interest, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा था उन्हीं के देश में। उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा था, उनको यूनिवर्सिटीज़ में प्रेफरेंस नहीं मिल रहा था, और गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिल रहा था। कि बहुत सारे ऐसे प्रकार थे, बहुत सारे ऐसे टाइप्स ऑफ वेरिएशंस थे जिसमें उनको इग्नोर किया जा रहा था, उन्हीं के देश में डिसरिगार्ड किया जा रहा था। जिसमें पहला डिसरिगार्डिंग का बात था कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज़, कोई मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा था, उनका बात नहीं कर रहा था। दूसरा जो बात था कि उनको पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहा था, और जो बात था उनको उन्हीं के कंट्री में डिसरिगार्ड किया जा रहा था, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा था, इक्वल स्टेटस नहीं दिया जा रहा था पॉलिटिकल राइट्स में। तीसरा जो चीज़ था कि द श्रीलंकन तामिल्स लॉन्च्ड पार्टीज, अब हम कह रहे हैं कि उनको लग रहा था कि अब जो है हमको यूनाइटेड होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा आवाज़ उठाने वाला यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, छोटा मोटा पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नहीं है, और मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ का बात ही छोड़ दीजिए। तब उनको एक दिन ऐसा लगा कि अब हम लोगों को अपना पॉलिटिकल पार्टीज़ का फॉर्मेशन करना चाहिए, अपना आवाज़ उठाने के लिए अपना गवर्नमेंट। तो क्या था कि उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर लग रहा था कि इंटरेस्ट को भी फॉलो नहीं किया जा रहा था, और उनको इग्नोर किया जा रहा था, डिसरिगार्ड किया जा रहा था। लास्ट में क्या है? बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तामिल एलम। एलम का मतलब होता है स्टेट, मतलब जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन किए थे तामिलियंस यूनाइटेड होकर के, वो अपने लिए एक अलग स्टेट का मांग कर रहे थे। तामिल एलम का मतलब होता है कि तामिलियंस के लिए एक, एलम का मतलब स्टेट, एक अलग स्टेट का फॉर्मेशन के लिए मांग कर रहे थे कि तामिलियंस के लिए एक अलग स्टेट का फॉर्मेशन किया जाए। मेनली इसमें यही 3-4
बात पढ़ना है जो कि उनको लग रहा था कि एलियन की तरफ फील हो रहा था, जिसके लिए वो क्या करते हैं, एलियन की तरफ फील ना हो, इस देश में हमको भी सहभागिता मिले। आज हम लोग देखें कि पावर शेयरिंग में जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए पावर शेयरिंग जो है इतना मस्ट क्यों हो जाता है। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग इतना ज़रूरी क्यों है। इसमें दो पक्ष इसका हम देखेंगे, एक प्रोसीड्यूरल रीजन देखेंगे और दूसरा मोरल रीजन देखेंगे। जैसे इसमें क्या है, प्रूडेंशियल रीजन में क्या होता है कि विवेकपूर्ण कारण, प्रूडेंशियल रीजन में विवेकपूर्ण कारण, विवेकपूर्ण कारण मतलब जो समझ से लिया गया हो, जो एक समझदारी पूर्वक लिया गया एक डिसीजन। तो इसमें पहला कहता है कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। कह रहा है कि दो सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है उसको आसान हो जाता है सुलझाने में, ये प्रूडेंशियल रीजन है। पावर शेयरिंग इसलिए मस्ट हो जाता है क्योंकि अगर एक ही गवर्नमेंट लगातार सत्ता में रहेगा, एक ही गवर्नमेंट अगर लगातार रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करते रहेगा तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि डिक्टेटरशिप हावी हो सकता है। वो अपना किया गया हर काम को फॉलो करवा सकता है, गो थ्रू करवा सकता है। इसलिए पावर शेयरिंग का होना मस्ट हो जाता है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी का मतलब अस्थाई, अस्थाई का मतलब स्टेबिलिटी। जो पावर शेयरिंग होता है इसके वजह से क्या होता है कि एक गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा दिन तक स्टेबल नहीं रह पाता है। और इनस्टेबिलिटी का होना कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में ज़रूरी है। हाँ, इनस्टेबिलिटी का कुछ गलत मतलब भी हो सकता है, इनस्टेबिलिटी से कुछ घाटा भी होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि डेमोक्रेटिक कंट्री का जब हम बात करते हैं, लोकतंत्र का बात करते हैं, रूल ऑफ पीपल का बात करते हैं, जनता के अधिकार का बात करते हैं, वहाँ पे पावर शेयरिंग थोड़ा सा डिवाइड होना जरूरी हो जाता है। पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। कहता है राजनैतिक कारण जो होता है, राजनैतिक पारदर्शिता होने के लिए पावर का शेयरिंग होना जरूरी है। उसके बाद कह रहा है कि टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द मेजोरिटी। कह रहा है कि ऐसा कई बार देखा जाता है ना कि डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर पावर शेयरिंग ना हो और पावर शेयरिंग हो भी जाए तो कहीं ना कहीं मेजोरिटी ग्रुप्स को फायदा मिलता है, और ये मेजोरिटी ग्रुप्स कई बार इसका गलत फायदा उठा लेता है। क्योंकि अभी हम लोग थोड़े दिन पहले देखे हैं, जैसे कि कोई एक अच्छा चीज़ आया जो मेजोरिटी को फ़ायदा पहुंचा दिया, लेकिन क्या हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि 30% अगर पूरा कंट्री में 30% वोट को एक पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाता है तो क्या 70% का कोई वैल्यू एडिशन नहीं है? तो उसी 70% का वैल्यू एडिशन क्रिएट करने के लिए माइनॉरिटी को भी बराबर का अधिकार दिया जाता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, और वही माइनॉरिटी को राइट्स देने के लिए पावर शेयरिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अब भी हम लोग इसका प्रूडेंशियल रीजन देखे हैं जो समझ के द्वारा लिया गया एक निर्णय है। आगे हम लोग इसी में देखें कि मोरल रीजन क्या है पावर शेयरिंग होने का, और पावर शेयरिंग होने के लिए एक मोरल रीजन का भी जरूरी है। अभी आप लोगों से हम बहुत विस्तार में बात करेंगे कि डेमोक्रेसी होता क्या है, डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग किस किस लेवल पे होता है, इस बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं प्रूडेंशियल रीजन देख लिए हैं, आगे अभी हम लोग देखते हैं मोरल रीजन क्या है। दूसरा में हम लोग देखेंगे कि पहला देखें प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा देखेंगे मोरल रीजन। मोरल रीजन का मतलब क्या होता है? मोरल रीजन मतलब हुआ नैतिक कारण, मोरल रीजन मतलब हुआ नैतिक कारण। इससे पहले हम लोग देखे हैं विवेकपूर्ण कारण देखे, अब हम लोग देखेंगे नैतिक कारण। नैतिक कारण क्या हो सकता है कि पावर शेयरिंग इज ए गुड फॉर डेमोक्रेसीज। हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जो है पावर का शेयरिंग होना, सत्ता का साझेदारी होना बहुत ही अच्छा होता है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर का शेयरिंग होना लोकतंत्र का मूल आधारित भावना है, मूल भावना है कि पावर का सत्ता का साझेदारी होना। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स इफेक्ट्स। कह रहा है कि पावर का शेयरिंग होने से कई लोग प्रभावित तो होते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए अच्छा भी होता है पावर का शेयरिंग होना। पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। लोगों में ये चीज़ क्लियरिटी होता है, क्लियर ऑफ थॉट्स होता है कि पावर का शेयरिंग अगर हो रहा है तो कल को ये पूरा आउटकम चांसेस रहता है कि कल को गवर्नमेंट चेंज भी हो सकता है, नहीं तो वैसे डिक्टेटरशिप वाला बात हो जाएगा कि एक ही गवर्नमेंट लगातार रिफॉर्म कर रहा है, लगातार गवर्न कर रहा है कंट्री में। उसके बाद क्या है कि इलेजिटिमेट इज द वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशंस रिक्वायर्ड ए स्टेक इन द सिस्टम। कह रहा है कि इस सिस्टम में एक सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन मिलना बहुत ही ज़रूरी है, और ये तभी पॉसिबल है जब लगातार पावर का शेयरिंग होगा,
विलेज लेवल पे होगा, वार्ड लेवल पे पावर का शेयरिंग होगा, और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट चेंज होते रहेगा और रिप्रेजेंटेटिव्स चेंज होते रहेंगे, तभी लोगों का पार्टिसिपेशंस का बेहतर फायदा मिल सकता है। देखिए अब हम लोग देखें कि इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। कह रहा मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है इसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का शेयरिंग अलग अलग फॉर्म्स में हुआ है, जिसमें से कि पहला देखें कि अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पावर का शेयरिंग जो है अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में कर दिया गया है। ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, इसमें है कि तीनों के पास जो है किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, या कोई भी अपना अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। और ये जो होता है हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। हॉरिजॉन्टल वे मीन्स ऐसे, और तीनों बराबर होगा, तीनों के पास लगभग बराबर का वैल्यू एडिशन रहेगा, जिसमें से 3 होगा। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में 3 के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार का अंग, ये कितने ऑर्गन्स में काम करती है गवर्नमेंट, इसमें 3 लिखेंगे, 3 ऑर्गन्स में गवर्नमेंट काम करता है। और हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तीनों के बीच, तीनों के बीच जो होता है हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें से है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है जुडिशियरी, न्यायपालिका, कार्यपालिका। जैसे लेजिस्लेटिव में क्या होता है, मेकिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। और जुडिशियरी में क्या होता है, इंटरप्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब लेजिस्लेटिव जो होता है वो रूल्स को बनाता है, और ये जो है एग्जीक्यूटिव ये कानून को लागू करता है, नियम को लागू करता है। और जुडिशियरी देखता है कि क्या नियम और कानून में कुछ गड़बड़ी है, कुछ दिक्कत है, किसी प्रकार का कोई समस्या है, उसको ये सुधार करता है जुडिशियरी। मेनली इसमें यही देखना है। इसमें क्या रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब इसमें जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, वो हॉरिजॉन्टल वे में होता है। दूसरा है कि इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। तीनों में से कोई भी ऑर्गन अपना अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि दिस रिजल्ट्स इन ए बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग तरीके से ये तीनों पावर शेयरिंग से, तीनों ऑर्गन्स ऑफ पावर शेयरिंग से डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। आगे हम लोग इसमें देखे हैं कि अलग अलग लेवल्स में पावर का शेयरिंग होता है। देखिए अब दूसरा देखें, पहला देखें ऑर्गन्स, दूसरा देखेंगे लेवल एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। पहला देखें एक डिफरेंट ऑर्गन्स में गवर्नमेंट पावर को शेयर कर रहा है, अब देखें एक डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट पावर को शेयर कर रहा है। इसमें पहला देखें कि ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। कह रहा है कि पावर का जो शेयरिंग है वो एक विलेज लेवल तक गया है, छोटे छोटे रीजन्स तक पावर को शेयर किया गया है। पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक रीजनल लेवल तक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। The same principles can be extended to levels of government lower than the state government such as the municipality and पंचायत। कह रहा है एक पंचायत लेवल पे, म्यूनिसिपैलिटी तक पावर का शेयरिंग किया गया है गवर्नमेंट सिस्टम में। अभी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन लेवल पे पावर में शेयरिंग किया गया है, किस किस लेवल पे पावर में शेयरिंग किया गया है। उसके बाद कह रहा है कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल का मतलब होता है, ये जो फेडरल वर्ड आप देख रहे हैं इसका मतलब सीधा सीधा जान जाइए कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि शेयरिंग ऑफ पावर इनटू मोर देन वन लेवल। एक लेवल से ज़्यादा लेवल में अगर पावर का शेयरिंग होता है तो उसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, लोकल लेवल पे है। जैसे इसमें कह रहा है, लास्ट फॉर्म में कह रहा है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ये वर्टिकल डिवीजन क्या होता है? वर्टिकल डिवीजन का मतलब हुआ कि वर्टिकल डिवीजन, वर्टिकल लाइन ये हुआ, यहाँ पे हुआ सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और लास्ट हुआ लोकल लेवल पे। मतलब जो पावर का शेयरिंग हो रहा है सेंट्रल लेवल पे हो रहा है, स्टेट लेवल पे हो रहा है और लोकल लेवल पे हो रहा है। इतने में ही नहीं हो रहा है, लोकल लेवल में और भी कई सारे लेवल्स हैं जिसमें भी हम आप लोगों को बताते हैं।
पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए बताते हैं, पावर का शेयरिंग जो है एक वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग होता है, और इसमें पावर का शेयरिंग वर्टिकल लेवल पे कैसे है। ये हुआ सेंट्रल, ये हुआ स्टेट, और ये हुआ लोकल। कह रहा लोकल लेवल में भी 2 है, लोकल लेवल में भी 2 कर दिया है, लोकल लेवल में भी 2 कर दिया है। इसमें PRI के नाम से जानते हैं इसको, PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। एक रूरल एरिया में कर दिया है, एक अर्बन एरिया में कर दिया है। अब रूरल एरिया में कैसे कर दिया है, रूरल एरिया में 3 डिफरेंट लेवल पे कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दिया है, ब्लॉक लेवल पे कर दिया है, विलेज लेवल पे कर दिया है। अर्बन एरिया में भी 2 पे कर दिया है, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। म्युनिसिपैलिटी का मेयर और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन। और इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिला पार्षद, चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक लेवल गवर्नमेंट, पंचायती राज, और विलेज लेवल में होता है सरपंच। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। देखिए अब हम लोग पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करेंगे, एक समरी के रूप में देखेंगे इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर कर लिए। इसमें 2 भाग में पहले बांट देते हैं, क्योंकि इस 2 कंट्री के बारे में मेनली पढ़ना है। पहला बेल्जियम के बारे में पढ़ना था और दूसरा श्रीलंका के बारे में पढ़ना था। और ये दोनों में जो सबसे पहले जो देखना था वो 2 चीज़ देखना था कि दोनों का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या क्या है। मतलब कि एथनिक कॉम्पोजिशन पहले दोनों का देखना है। इसका एथनिक कॉम्पोजिशन कैसा था बेल्जियम का, इसमें हम लोग देखे थे कि 59% जो है डच हैं, 59% डच हैं जो कि फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं, 59% डच हैं जो कि फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे कि 40% जो हैं वो फ्रेंच हैं, 40% जो फ्रेंच हैं वो वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं, वो वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं। 59% डच जो है वो फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं और 40% फ्रेंच जो है वो वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं। 1% जो है वो जर्मन है, 1% जो है वो जर्मन है। अब हम लोग पूरा देखें कि बेल्जियम का कैपिटल कहाँ है। बेल्जियम का कैपिटल कहाँ है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है, ब्रुसेल्स को क्या कहते हैं, ब्रुसेल्स को हम लोग कहते हैं कैपिटल सिटी, ब्रुसेल्स को कहते हैं कैपिटल सिटी। यहाँ समस्या क्या हो रहा था पूरा बेल्जियम में, बेल्जियम में समस्या ये हो रहा था कि यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन काफ़ी डाइवर्स था और डच वाले का पॉपुलेशन ज़्यादा था, इसलिए गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन डच वालों का ज़्यादा था। फ्रेंच वालों का पॉपुलेशन कम था, लेकिन फ्रेंच वाले जो थे वेल एजुकेटेड थे, वेल अवेयर्ड पीपल थे। और मेन जो इशू हो रहा था, जो मेजर इशू देखा जा रहा था, जो मेजर इशू डिटेक्ट किया गया बेल्जियम में, वो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में किया गया। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में जो है ये 80% यहाँ पे फ्रेंच हो जाते हैं, 80% फ्रेंच हो जाते हैं और 20% यहाँ पे डच हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम इशू हो रहा था वो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में हो रहा था। तो जैसे ही प्रॉब्लम्स ब्रुसेल्स में क्रिएट होता है उसके बाद वहाँ पे एकोमोडेशन लाया जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है। और क्या किया जाता है एडजस्टमेंट में कि सबसे पहले बेल्जियम में जो है, बेल्जियम में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, बेल्जियम में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है फ्रेंच को भी और डच को भी। तो फिर इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद बेल्जियम में उसके बाद क्या होता है, ये कहते हैं डच वाले कि अब हमको भी ब्रुसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो फिर ब्रुसेल्स में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, ब्रुसेल्स में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। यही यहाँ का एकोमोडेशन था। उसके बाद तीसरा जो काम किया जाता था वो एक कम्युनिटी ग्रुप का फॉर्मेशन कर दिया गया, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर दिया गया। इस तरह से बेल्जियम का स्टोरी यही था, ओवरऑल स्टोरी। और इसमें देखें श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका का जो एथनिक कॉम्पोजिशन था उसमें हम लोग देख रहे थे कि 74% जो है वो सिन्हाला लैंग्वेज के लोग रह रहे हैं, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स रह रहे हैं।
और यहाँ पे क्या था 18% जो है वो तमिल स्पीकिंग पीपल रह रहे हैं, 18% तमिल स्पीकिंग पीपल रह रहे हैं, जिसमें से इसमें 18 में हम लोग देखते हैं कि 13% जो है 13% पीपल जो है वो श्रीलंकन नेटिव हैं, श्रीलंकन नेटिव्स हैं, मतलब श्रीलंका में रहने वाले तमिलियन हैं। और 5% जो बचते हैं, और 5% जो तमिल्स बचते हैं, 5% तमिल स्पीकिंग पीपल्स जो हैं वो फ्रॉम इंडिया, वो सब जो है भारत देश से फॉर वर्किंग क्लास के लिए आए हुए थे, श्रीलंका में आकर के बस गए थे। इतना हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, मेजोरिटेरियन हावी हो जाता है, मेजोरिटेरियन फॉर्मेशन किया जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट में मेजोरिटी का दबदबा हो जाता है, क्योंकि सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स का यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन उनका है, इसलिए वो मेजोरिटी के तहत इनके साथ कुछ दुर्व्यवहार करते हैं। जैसे सबसे पहला मेजोरिटेरियन क्या देखा गया कि सिन्हाला को ये क्या कह दिए, सिन्हाला को ये क्या कर दिए, कहे कि ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, सिन्हाला को ये लोग ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिए। उसके बाद क्या किए, और ये लोग क्या करते हैं कि बुद्धिस्ट को, सिर्फ बुद्धिस्ट को ही क्या किए, फोस्टर करने का मौका दिए। फोस्टर इट मीन्स प्रचार करने का मौका, सिर्फ बुद्धिज़्म, एक तरह से बुद्धिज़्म को जो है ये लोग नेशनल रिलीजन बना देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, तीसरा क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जो है प्रेफरेंस ले लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में जो है प्रेफरेंस ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रेफरेंस ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी में ये लोग प्रेफरेंस ले लेते हैं। मतलब ओवरऑल जो है एक तरह से माइनॉरिटी को पूरी तरह से ये फील करवा देते हैं, जैसे कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि हम यहाँ पे एलियन की तरह ट्रीट हो रहे हैं। इसके बाद माइनॉरिटी जो यहाँ पे तमिल स्पीकिंग पीपल्स रह रहे हैं वो क्या करते हैं, 1980s में जा कर के अपना एक गवर्नमेंट, अपना एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी के साथ वो एक तमिल एलम का मांग करते हैं कि तमिल स्पीकिंग पीपल्स के लिए एक अलग स्टेट बना दिया जाए जिसमें तमिलियंस रहेंगे। तमिल स्पीकिंग को भी नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए ये लोग लड़ाई लड़ने लगे, पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ाई लड़ने लगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पावर शेयरिंग इतना डिज़ायरेबल फॉर्म क्यों हो जाता है। तो पावर शेयरिंग में हम लोग देखें कि इतना डिज़ायरेबल क्यों हो जाता है पावर शेयरिंग। सबसे पहले इसमें हम लोग देखें कि पावर का शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी के लिए, जिसमें दो चीज़ में पावर का शेयरिंग हम लोग देखें। एक देखें कि ऑर्गेन्स में देखें, और दूसरा देखें लेवल्स में देखें। ऑर्गेन्स में हम लोग देखें कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हुआ, ऑर्गेन्स में हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हुआ, ऑर्गेन्स में हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हुआ, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, और इधर हुआ जुडिशियरी। और लेवल्स में हम लोग देखें कि वर्टिकल पावर शेयरिंग हुआ, लेवल्स में हम लोग देखें कि वर्टिकल पावर शेयरिंग हुआ, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। लोकल में भी हम लोग देखें, लोकल में भी हम लोग अलग अलग तरह से देखें, रूरल हुआ, अर्बन हो गया। रूरल में 3 प्रकार से हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, ब्लॉक लेवल पे हो गया और विलेज लेवल पे हो गया। अर्बन में भी 2 टाइप से हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया। लेकिन इसमें गौर करने वाला बात यह है, ध्यान देने वाला बात यह है कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये पहले से था तो जरूर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, रिटन फॉर्म में जरूर था, लेकिन इसके पास पावर नहीं था। इसको पावर दिया गया 1992 में, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया। 2 सिस्टम से एम्पावर किया गया, पहला एडमिनिस्ट्रेशन से एम्पावर किया गया और दूसरा रेवेन्यू सिस्टम से एम्पावर किया गया। 1992 में लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया गया, और 73 और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो है रूरल और अर्बन एरिया को जो है इसमें लोकल गवर्नमेंट में हिस्सेदारी मिल गया। अब हम लोग आगे इसमें से देखेंगे कि पावर का शेयरिंग जो है हम लोग देख लिए कि बेल्जियम में किस प्रकार से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था, वहाँ पे एकोमोडेशन होके काम खत्म हो गया। श्रीलंका में देख रहे हैं किस प्रकार से प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो 1948 में श्रीलंका एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है श्रीलंका में, और श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, तो श्रीलंका में जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रहा था उसमें सिन्हाला का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल गया। सिन्हाला स्पीकिंग जो मिनिस्टर थे वो ज़्यादा थे कंपेरेटिवली तमिल स्पीकिंग पीपल्स। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे चैप्टर का एक समरी देख चुके हैं
अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका आप लोग को एक क्वेश्चन आंसर का सेशन देंगे और बहुत ज़रूरी है कि आप लोग क्वेश्चन आंसर सेशन को ज्वाइन कीजिए, ताकि पढ़ाई के बाद जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा तो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग सही ढंग से कर लेते हैं तो कहीं एग्जाम में लिखने में कहीं आसान हो जाएगा, कंपैरेटिवली याद रखना। हम तो कहते हैं ऐसा कि क्वेश्चन आंसर सेशन को बिल्कुल नहीं भूलना है और क्वेश्चन आंसर सेशन में सबको पार्टिसिपेट करना है और बहुत आसान आसान क्वेश्चंस करवाएंगे, इतना रिलेट कर देंगे क्वेश्चंस को आंसर लिखने में कि इतना आसान लगेगा कि जैसे बस कुछ है ही नहीं। पॉलिटिकल साइंस बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ पढ़ा जाए तो बहुत ईजी है। इतना आसानी से पूरे चैप्टर को 2-3 बस पूरे बोर्ड में कवर अप कर गए तो काफ़ी आसान है। जुड़े रहिए मेरे साथ, लगातार बने रहिए, हम लोग सब मिल करके पूरे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग का हम लोग पूरा क्लास कर लिए हैं। अब हम लोग इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि पढ़ाई कर लेने से क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। चीज़ समझ तो जाते हैं लेकिन क्वेश्चन आंसर रिटन का एक प्रैक्टिस होना चाहिए, और राइटिंग का प्रैक्टिस करवाने के लिए हम कुछ मेजर क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है या जो ऐसा हमको लगता है कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में 2024-25 में पूछा जाएगा, वैसे कुछ क्वेश्चंस हम टॉप 10 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं और आपके सामने रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि मेजोरिटेरियनिज्म क्या है। देखे थे कि श्रीलंका में जो है मेजोरिटेरियनिज्म हावी था वहाँ पे, तो मेजोरिटेरियनिज्म जो था वहाँ पे कैसे था, ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन था। ये जो 74% जो पॉपुलेशन हो रहा था वो सिन्हाला बोलने वालों का हो रहा था, सिन्हाला का था, और 18% पॉपुलेशन जो था वो तमिल स्पीकिंग पीपल का था। ये दो कम्युनिटी का मेनली यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो इसमें से मेजोरिटी में कौन है, सिन्हाला है। तो कह रहा है कि मेजोरिटेरियनिज्म इज रूल्ड बाय मेजोरिटी कम्युनिटी। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पे मेजोरिटी का शासन चलता हो, जहाँ पे मेजोरिटी अपना दबदबा कायम करके रखा है, जहाँ पे मेजोरिटी अपना वर्चस्व जमा करके रखा है। तो मेजोरिटेरियनिज्म इज रूल्ड बाय मेजोरिटी कम्युनिटी बाय डिसरिगार्डिंग द नीड्स एंड विशेस। कह रहा है कि डिसरिगार्डिंग द नीड्स एंड विशेस मतलब उसके किसी भी चाहत को या ज़रूरत को पूरा नहीं किया जा रहा है। किसका, द माइनॉरिटी कम्युनिटी का। मतलब मेजोरिटेरियनिज्म में क्या होता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को डिसरिगार्ड किया जाता है, उसके नीड्स को नहीं ध्यान में रखा जाता है, उसके विशेष को ध्यान में नहीं रखा जाता है, उसकी इच्छा चाहत ज़रूरत को ध्यान में नहीं रखते हुए सिर्फ अपने लिए कुछ नियम और कानून बनाया जा रहा है, अपने फ़ायदे के हिसाब से उस देश में शासन व्यवस्था को चलाया जा रहा है। इसी को कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट मेजर्स वाज एडॉप्टेड बाय द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। कहता है कि ऐसा क्या क्या प्रारूप को वो अपनाया ताकि वहाँ सिन्हाला कम्युनिटी का वर्चस्व रहे श्रीलंका में। इसमें से क्या क्या कुछ मेजर्स इशू था जिसको कि वो अपना करके डिसरिगार्ड कर रहा था वहाँ के माइनॉरिटी कम्युनिटी को, जो कि तमिल स्पीकिंग पीपल थे। इसमें देखेंगे पहला कि टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म किया गया, क्या क्या चेंजेज लाया गया वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें सबसे पहले देखें कि इन 1956 में एन एक्ट वॉज पास्ड, एक कानून को पास करवाया गया टू मेक सिन्हाला द ऑफिशियल लैंग्वेज। और 1956 में एक एक्ट को पास करवा के सिन्हाला लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। दूसरा है कि द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। क्लास में भी समझाए थे कि प्रेफरेंशियल पॉलिसीज मतलब किसी एक कम्युनिटी को प्रेफरेंस में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए उसके सहूलियत के हिसाब से कुछ नियम और कानून व्यवस्था को कायम रखना या बनाना। फेवरिंग सिन्हाला एप्लीकेंट्स, किसको फेवर करके, किसको प्रेफरेंस में रख के नियम बनाया जा रहा है, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को फेवर में रख के कुछ प्रेफरेंशियल नियम बनाया जा रहा है। नियम में क्या क्या बनाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी पोजीशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स में उसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। किसको, जो यहाँ का मेजोरिटी कम्युनिटी है, और मेजोरिटी कम्युनिटी कौन है, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल है। सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स को क्या कर दिया जा रहा है, यहाँ पे फेवर किया जा रहा है यूनिवर्सिटी पोजीशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स में। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि स्टेट फोस्टरिंग ऑफ बुद्धिज़्म वाज एडॉप्ट ऑल्सो प्रपोज्ड। कह रहा है कि उस कंट्री में सिर्फ बुद्धिज़्म को ही फोस्टर करने का, स्प्रेड करने का, उसको मानने का अधिकार मिला हुआ था। एक तरह से कह सकते हैं कि सिन्हाला स्पीकिंग पीपल जो है वो मेजोरिटेरियनिज्म को हावी करते हुए सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं और श्रीलंका के यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस लेते हैं। और तीसरा जो सबसे अहम चेंजेज है वो बुद्धिज़्म को एक तरह से नेशनल रिलीजस
एज ए नेशनल रिलीजन के रूप में वो तब्दील करना चाहते हैं। आगे हम लोग तीसरा क्वेश्चंस देखेंगे, वैसे वैसे मोस्ट टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब। व्हाट इज मीन्ट बाय द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस का मतलब होता है कि एक दूसरे को चेक किए और सारे के सारे पावर्स जो हैं वो बैलेंस रहेंगे। तो चेक्स एंड बैलेंस में कल बताए थे कि जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है ना उसको चेक्स एंड बैलेंस भी कहते हैं। तो एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का फंक्शन लिखिए, हो सकता है मूव ऑन करके पूछ दे कि व्हाट इज चेक्स एंड बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस क्या होता है। तो उसको हम लोग ऐसे लिखना है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इंश्योर्स दैट पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है, लेजिस्लेटिव का मतलब विधायिका, विधायिका जो कि नियम और कानून बनाता है, मेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका जो इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस। जुडिशियरी का मतलब होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका इसका काम होता है कि क्या सही क्या गलत है उसको देख करके उसको इंटरप्ट करना, इंटरप्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये तीनों चीज़ है, इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी होता है। ये तीनों जो है कोई भी इसमें ये ध्यान रखना होता है कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के मतलब है कि तीनों के पास लगभग बराबर का पावर रहेगा, कोई अपने पावर का अनलिमिटेड एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, कोई अपने पावर का अनलिमिटेड एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, कोई अपने पावर को अनलिमिटेड एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। कहता है गवर्नमेंट अलग अलग ऑर्गन्स में काम करता है और अपने अलग अलग पावर को अलग अलग ऑर्गन के थ्रू एक्सरसाइज करता है ताकि कोई भी एक ऑर्गन्स का पावर अनलिमिटेड एक्सरसाइज ना हो पाए, अनलिमिटेड पावर का एक्सरसाइज नहीं हो पाए। द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर इज ऑल्सो कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर को जो है हम लोग कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस। और अगला देखेंगे लास्ट कि दिस सिस्टम इंश्योर्स दैट नन ऑफ दीज ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर्स। स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि इस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में ये ध्यान रखना होता है और इसका ये फ़ायदा है, बेनिफिट है कि ये तीनों में से कोई भी जो है अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं करेगा। ईच ऑर्गन्स चेक्स द अदर्स, एक दूसरे को ऑलवेज चेक्स करते रहेगा, बराबरी से टक्कर देते रहेगा ताकि कोई भी अनलिमिटेड पावर का एक्सरसाइज नहीं कर पाए। लेजिस्लेटिव का ध्यान एग्जीक्यूटिव रखेगा, एग्जीक्यूटिव का ध्यान जुडिशियरी रखेगा, तीनों एक दूसरे को चेक्स करते रहेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर लिए हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अभी देखिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है? इट इज द फॉर्म ऑफ पावर, इट इज द फॉर्म ऑफ पावर वेयर पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। कहता है कि गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में पावर का शेयरिंग होता है, इसी को वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं, जिसमें द यूनियन और द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत एट द लोअर लेवल। इसको देखते हैं, अभी पूरा सीक्वेंस बना। कह रहा है द डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स इज कॉल्ड द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। कह रहा है कि पावर का शेयरिंग जब हायर लेवल पे लोअर लेवल पे जब होता है तो उसको कहते हैं कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं, जो कि हायर और लोअर लेवल में होता है। एक बार इसका सीक्वेंस देख लेते हैं कैसे होता है, हायर और लोअर लेवल में होता है। एक बार वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर जो होता है उसमें ये देखा जाता है कि किसी एक के पास जो है हायर पावर रहता है जो कि वो अपना ज़्यादा पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, और कोई एक ऐसा होता है लेवल जो उससे कम पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, एक और होता है जो उससे भी कम पावर का एक्सरसाइज कर सकता है। जैसे इसमें से देखते हैं, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, सेंट्रल होगा, स्टेट होगा और लोकल होगा। इसमें से हम लोग कल देखे थे कि लोकल को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, लोकल को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। लोकल को जो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है उसमें रूरल है और अर्बन है, रूरल एरिया है और अर्बन एरिया है, मतलब शहरी क्षेत्र और गांव क्षेत्र। अर्बन एरिया में इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक सिटी में होगा, एक टाउन में होगा। एक का नाम है म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी, और दूसरे का नाम है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपैलिटी के हेड को मेयर कहते हैं और म्यूनिसिपल
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को, चेयरमैन को जो है चेयरमैन कहते हैं। रूलर को 3 डिवाइड में कर दिया, 3 पार्ट्स में कर दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दिया, ब्लॉक लेवल पे कर दिया और विलेज लेवल पे कर दिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेड को जिला पार्षद कहते हैं, ब्लॉक लेवल के हेड को पंचायत समिति कहते हैं और विलेज लेवल के हेड को सरपंच कहते हैं। तो इस तरह से जो है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर किया गया, जिसमें से बार बार कल भी देखे थे कि लोकल लेवल ऑफ जो वर्टिकल पावर डिवीजन में जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसको 1992 में एम्पावर किया गया और इसमें रूरल और अर्बन एरिया को 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसमें जोड़ा गया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि कंपेयर द डिफरेंट वेज इन विच द बेल्जियंस एंड द श्रीलंकन्स हैव डेल्ट विद द प्रॉब्लम्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। कह रहा है कि जो बेल्जियम और प्रॉब्लम में जो कल्चरल डाइवर्सिटी को लेके एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था अपने ही देश में, 2 कम्युनिटीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था उसमें कंपेयर करने के लिए कह रहा है कि दोनों में किस किस प्रकार का कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। पहला हम लोग देखें कि बोथ बेल्जियम्स एंड श्रीलंकाज आर डेमोक्रेसीज। सबसे पहला बात कि दोनों जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, दोनों डेमोक्रेसीज को फॉलो करता है। येट दे हैव डेल्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी वेरी डिफरेंटली। उसके बावजूद ये दोनों जो कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर के 2 कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वो काफ़ी अलग था। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं इस प्रकार से कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा जा रहा था। पहले बेल्जियम में देखते हैं किस प्रकार से 2 कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था। लीडर्स रियलाइज दैट फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड टुक मेजर्स इन सच ए वे दैट बोथ द कम्युनिटीज़ फेल्ट पावरफुल, हेंस नो कॉन्फ्लिक्ट। बेल्जियम में जो हो रहा था हम लोग देख चुके हैं कि बेल्जियम में लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर 2 कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसमें मेनली हम लोग देख रहे थे कि डच स्पीकिंग पीपल 59% वहाँ पे थे, डच स्पीकिंग पीपल जो है 59% वहाँ पे थे और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो है वो 40% वहाँ पे थे। इसी दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था और दोनों का मांग था कि सेंट्रल में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, और ब्रुसेल्स में जो कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम था वहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले वहाँ के गवर्नमेंट में। चूँकि स्टेट में जो है ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी में जो है एक सेपरेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो चुका था और वहाँ पे भी दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गया गवर्नमेंट में। ये कॉन्फ्लिक्ट 2 कम्युनिटीज़ के बीच में बेल्जियम में था। आगे देखें श्रीलंका में किस प्रकार से था। बोथ कम्युनिटीज़ हैव लिव्ड इन टेंशंस एज द सिन्हालाज हैव डिनाइड पॉलिटिकल, एजुकेशनल, religious employment and economic rights to the Tamil leading to civil wars। और श्रीलंका में जो 2 कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसमें देखा जा रहा था कि एक तरह से श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म हावी हो रहा था, माइनॉरिटी पे उसके नीड्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, उसके विशेष का ध्यान नहीं रखा जा रहा था और सबसे जो मेजर इशू हो रहा था वहाँ पे वो तमिल जो वहाँ पे माइनॉरिटी में था उसको पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहा था, इक्वल एजुकेशनल राइट्स नहीं मिल रहा था, इक्वल रिलीजियस राइट्स नहीं मिल रहा था, इक्वल एम्प्लॉयमेंट राइट्स नहीं मिल रहा था। तो इन सब मुद्दों को लेकर के श्रीलंका में एक सिविल वॉर छिड़ गया अपने ही देश में 2 कम्युनिटीज़ के बीच में कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर के, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगला में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि पावर शेयरिंग इज कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्या पावर शेयरिंग जो है वो स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी है? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? और अगर एग्री करते हैं तो किस प्रकार से एग्री करते हैं? तो कह रहा है कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इन डेमोक्रेसी एंड इज ए वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज पावर शेयरिंग जो है एक डिजायरेबल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। और पावर शेयरिंग जो है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कैसे है, लोकतंत्र का मूल आधार कैसे है, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। कह रहा है कि पावर शेयरिंग जो है एक डेमोक्रेसी का स्पिरिट इस प्रकार से है कि पावर शेयरिंग हो जाने के वजह से 2 सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं, 2 सोशल ग्रुप्स के बीच में अनबन कम हो जाता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रह जाता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। कह रहा है कि जो 2 सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो 2 सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, मनमुटाव होता है, लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। वो क्या करता है, एक वायलेंस क्रिएट करता है, वायलेंस होने का डर रहता है उसके वजह से, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहता है, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होता है।
तीसरा और लास्ट पॉइंट है कि पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। कहता है पावर शेयरिंग ही जो है एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इस वजह से है कि इसमें क्या होता है कि शेयर इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर्स को जो है इंश्योर करता है कि पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबल रहेगा और पॉलिटिकल ऑर्डर्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कौन? स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एनालाइज हाउ मेजोरिटेरियनिज्म हैज इंक्रीज्ड द फीलिंग ऑफ एलियनेशन एमंग द श्रीलंकन तमिल्स। कह रहा है कि जिस प्रकार से श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म हावी हो चुका था, वैसे में माइनॉरिटी को जो एलियनेशन का फीलिंग आ रहा था, वो वैसा क्या क्या वजह था जिसके वजह से माइनॉरिटी तमिलियंस को जो है एलियनेशन जैसा फील हो रहा था, एज ए एलियन फील हो रहा था अपने ही कंट्री में। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिनाला सुप्रीमेसी। जो वहाँ का गवर्नमेंट का फॉर्म था वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट श्रीलंका में रन हो रहा था, लेकिन वहाँ का जो मेजोरिटी ग्रुप्स था वो कुछ मेजोरिटेरियन मेजर्स को लेकर के अपना सुप्रीमेसी, अपना हक, अपना दबदबा बनाना चाह रहा था। उसमें से पहला जो है वह इन 1956 में जो है एक कानून को पास करवाया जाता है और सिन्हाला लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे बना दिया जाता है। यह है पहला डिसरिगार्डिंग ऑफ तमिलियंस। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फेवरिंग सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। और दूसरा क्या करता है कि यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में जो है प्रेफरेंस दे देता है किसको? वहाँ के मेजोरिटी कम्युनिटी सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स को। लास्ट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर स्टेट प्रोटेक्शन एंड फोस्टरिंग ऑफ बुद्धिज्म। वहाँ का स्टेट जो है एक राज्य का एक रिलीजियस, एक नेशनल रिलीजन्स के तौर पे वहाँ पे बुद्धिज्म को फोस्टर करने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिल रहा था। और इसमें द श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट, जो श्रीलंकन तमिल्स थे, जो श्रीलंका में रहने वाले तमिल्स थे, उनको ऐसा लग रहा था डैट नो वेयर सेंसिटिव टू टुवर्ड्स देम, उनके लिए कोई भी सोचने वाला वहाँ पे नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट उनके लिए बात नहीं कर रहा है, उनका बात नहीं कर रहा है। द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। और जो गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसीज आ रहा था वो मेजोरिटी के हक में आ रहा था, उनको राजनीतिक बराबरी का अधिकार भी नहीं मिल रहा था और एजुकेशनल राइट्स नहीं मिल रहा था, एम्प्लॉयमेंट राइट्स नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस नहीं मिल रहा था, उनके रिलीजियस कैरेक्टर को अपनाने नहीं दिया जा रहा था, माना नहीं जा रहा था, उनके ऊपर एक अलग से रिलीजियस कैरेक्टर को थोपा जा रहा था, अलग से लैंग्वेज को थोपा जा रहा था, विच लेड टू इंक्रीज फीलिंग ऑफ एलियनेशन एमंग देम, जो कि दिन प्रतिदिन उनके अंदर एलियन के तरह भावनाओं को बढ़ाया जा रहा था और उनको एलियन के रूप में प्रभावित किया जा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि वो इस कंट्री में रहते हुए एक एलियन के जैसे रह रहे हैं। अगला हम लोग 8 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग 7 क्वेश्चंस को कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाईलाइट्स एनी 3 मेजर्स एडॉप्टेड बाय द बेल्जियम गवर्नमेंट टू एकोमोडेट रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। कह रहा है कि ऐसा 3 कौन कौन सा मेजर स्टेप लिया गया जो कि एडजस्टमेंट में काम आया बेल्जियम कंट्री में। तो वो तीनों मेजर स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि द एकोमोडेट डाइवर्स रीजनल एंड कल्चरल कंट्री बेल्जियम गवर्नमेंट एडॉप्टेड द फॉलोइंग मेजर्स। कह रहा है कि बेल्जियम गवर्नमेंट जो है एकोमोडेशन जो लाया था, एडजस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट लाया कि बेल्जियम में किस प्रकार से चीज़ों को एडजस्ट किया जाए और सारे समस्याओं का हल निकाला जाए, उसमें सबसे पहला मेजर्स था कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कह रहा है कि जो सेंट्रल में गवर्नमेंट चल रहा था, जहाँ पे कि पहले से देखा जा रहा था कि डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स ज़्यादा थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहाँ पे क्या किया गया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट को लाया गया और बेल्जियम कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे थे वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट लाया। ये फर्स्ट मेजर चेंजेज हुआ। सेकंड मेजर चेंजेज इज दैट मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ और अधिक पावर दिए गए स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे कि ब्रुसेल्स को जो है, ब्रुसेल्स में जो है एक सेपरेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर दिया गया, उसको एक अलग से पावर दे दिया गया। इसी प्रकार से ब्रुसेल्स द कैपिटल ऑफ द बेल्जियम हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल सिटी था बेल्जियम का, वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर दिया गया और ब्रुसेल्स के गवर्नमेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट को लाया गया। इसी तरह से ये 3 मेजर एकोमोडेशन पॉइंट आया, जिसके चलते कि कल्चरल डाइवर्सिटी और रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करके बेल्जियम कंट्री एक न्यू डाइवर्जन की ओर बढ़ रहा था। नंबर 9, गिव 1 प्रूडेंशियल एंड 1 मॉडल रीजन्स।
इसमें कह रहा है कि एक विवेकपूर्ण कारण और एक नैतिक कारण बताइए कि वाई पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन लगातार 3 बार से बोर्ड में पूछा गया अभी तक के, पिछले 10 ईयर में से 3 बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसका आंसर है कि पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी इन 2 रीजन्स। 2 रीजन्स में बताया गया कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। पहला प्रूडेंशियल रीजन देखेंगे, विवेकपूर्ण कारण में समझ से लिया गया कारण में क्या कहता है कि दिस ले एम्फेसाइज ऑन बेटर आउटकम्स ऑफ पावर शेयरिंग। कहता है कि डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग होता है उससे हम ये सोर्स रखते हैं, हम ये उम्मीद रखते हैं कि उससे बेहतर आउटकम हो। जब किसी भी चीज़ से जब बेहतर आउटकम आता है तो वो बहुत सोच समझ के किया गया काम होता है। तो उसी प्रकार से प्रूडेंशियल रीजन जो है पावर शेयरिंग का, वो ये बताता है कि एक पावर शेयरिंग होने से डेमोक्रेसी से एक बेहतर आउटकम बाहर आता है, जो कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 सोशल ग्रुप्स। जैसे ही बेहतर आउटकम्स आने का मतलब क्या है कि 2 सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, 2 सामाजिक समूहों के बीच में किसी प्रकार से दरार उत्पन्न नहीं होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, दस इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। और क्या करता है पावर शेयरिंग में जो प्रूडेंशियल रीजन होता है वो क्या करता है कि स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट को एक स्टेबल फॉर्म प्रोवाइड करता है, स्थिर रूप से सरकार को चलने में बहुत मदद करता है। अगला देखेंगे मोरल रीजन, नैतिक कारण क्या कहता है कि दिस स्ट्रेस ऑन द पावर शेयरिंग इज एज ए वैल्यूएबल एक्ट बिकॉज इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कहता है कि मोरल रीजन यही है पावर शेयरिंग का कि पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी का एक मूल आधारित भावना है कि मूल भावनात्मक रूप से अगर डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग किया जाए तो किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगा और गवर्नमेंट स्टेबल फॉर्म में एक्सरसाइज करेगा अपने पावर को। इसी तरह से अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर 10। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है और हम ये पूरा कोशिश किए हैं कि ये 10 क्वेश्चन में पूरा पावर शेयरिंग के चैप्टर्स को इन्वॉल्व कर लेने का। और इस 10 क्वेश्चंस में कई सारे ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर या बैक ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसमें कि ये लास्ट क्वेश्चन जो नंबर 10 है, इसको हम लोग देखते हैं कि व्हाई डू यू थिंक ब्रुसेल्स वाज चूजन एज द हेड क्वार्टर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन होने के टाइम ब्रुसेल्स को ही हेड क्वार्टर क्यों चुना गया? तो अभी हम लोग इसके बारे में देखे हैं कि ब्रुसेल्स वाज चूजन एज द हेडक्वार्टर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन बिकॉज ऐसा क्या रीज़न रहा, ऐसा क्या 3-4 ऐसा रीजन्स के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके चलते कि ब्रुसेल्स को ही यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर चूज कर लिया गया। पहला है कि द बेल्जियन लीडर्स रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़, जिसका सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि यहाँ पे काफ़ी कल्चरल डाइवर्सिटीज़ देखा जा रहा था। अलग अलग सोशल ग्रुप्स में कल्चरल डाइवर्सिटीज़ देखा जा रहा था, अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग रह रहे थे। और ये बहुत ही अच्छा चीज़ होता है कि हमारा जहाँ पे हेड क्वार्टर है वहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिटी है, ताकि कोई भी अदर कंट्री से अगर वहाँ पे लोग आते हैं घूमने के पर्पज़ से आते हैं या वहाँ रहने के पर्पज़ से आते हैं, तो इस तरह से वो हमारे डाइवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि हमारा कंट्री में कितना डाइवर्सिटी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा रीज़न जो है कि बिटवीन 1970s एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। ऐसा देखा जाता है कि जब डच स्पीकिंग पीपल जो है मेजोरिटी में थे, 59% डच स्पीकिंग पीपल जब रह रहे थे बेल्जियन कंट्री में, तो वो क्या करते हैं कि 4 times कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देते हैं, 4 बार संविधान में बदलाव लाते हैं। 1970 और 1993 के बीच में, 1970s टू 1993 के बीच में 4 times कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं। उसके बावजूद वहाँ पे एकोमोडेशन लाया जाता है। तो इतना डाइवर्सिटी, इतना कॉन्फ्लिक्ट 2 सोशल ग्रुप्स में होने के बावजूद, 2 कल्चरल ग्रुप्स में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद वहाँ पे एकोमोडेशन के कॉन्सेप्ट को लाया जाता है, एडजस्टमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाता है और एडजस्ट करके उसी बेल्जियम कंट्री को डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का रूप दे करके बहुत मजबूत बनाया जाता है डेमोक्रेसी को। और वहाँ पे फिर से एकोमोडेशन का रूल ला करके पूरे कंट्री को एक साथ आगे बढ़ाया जाता है। द अरेंजमेंट वॉज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड वॉज वेरी इनोवेटिव। कहता है कि वहाँ का जो अरेंजमेंट था सोशल ग्रुप्स का, कल्चरल ग्रुप्स का, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स का, इन सारे अरेंजमेंट्स को वो एक बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाते हैं
और इसके साथ वो एक बेहतरीन इनोवेटिव आइडिया को पेश करते हैं कि हम यहाँ पे हर एक चीज़ को ईजिली मैनेज कर सकते हैं, अपने कंट्री के अंदर ही सारे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, और ये एक बेहतरीन इनोवेटिव आइडिया उनका कहलाया। इन देयर कैपिटल ब्रुसेल्स दे हैड गिवन इक्वल पार्टिसिपेशंस टू बोथ द कम्युनिटीज़। कह रहे हैं कि इतना समस्या होने के बावजूद 2 सोशल ग्रुप्स में, 2 कल्चरल ग्रुप्स में, 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में इतना कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद वे क्या करते हैं कि ब्रुसेल्स में चूंकि सबसे ज़्यादा मेजर कॉन्फ्लिक्ट इशू किया जा रहा था, मेजर कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा था ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी में, तो वहाँ क्या किया जाता है एकोमोडेशन में, उसको एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर दिया जाता है ब्रुसेल्स में। चूँकि वहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रह रहे थे और 20% डच स्पीकिंग पीपल रह रहे थे, लेकिन ओवरऑल जो बेल्जियन कंट्री था वहाँ पे 59% डच स्पीकिंग पीपल थे। मतलब पूरा बेल्जियन कंट्री में मेजोरिटी में कौन था, डच स्पीकिंग पीपल थे। लेकिन जैसे ही कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में जाते हैं तो मेजोरिटी में आ जाते हैं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। तो वहाँ पे बात जल्दी आसानी से सुलझ नहीं रहा था। तो वहाँ पे जो एकोमोडेशन लाया गया उसमें ये कहा गया कि अगर बात इतना तेज़ी से बिगड़ता जा रहा है तो क्यों ना ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी में एक सेपरेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर दिया जाए और वहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, उसी प्रकार से ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम है वहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन को इम्प्लीमेंट किया गया। भले ही वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करके इक्वल रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेशन किया गया। इसके बाद हम लोग थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी देख चुके हैं जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से फॉर्मेशन हुआ। वहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया। एक सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गया, ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी में सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्मेशन करके इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गया, और तीसरा कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करके इक्वल रिप्रेजेंटेशन को दिया गया। इसी प्रकार से बेल्जियम में जो है एक तरह से एकोमोडेशन को ला करके बेल्जियम के सारे समस्याओं को सुलझा दिया गया। और हम लोग टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और आगे वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कुछ टॉप MCQ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हम पूरे चैप्टर को कवर अप कर लें कुछ MCQs में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के सीरीज में। क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज यहीं पे ख़त्म होता है, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि 20 मोस्ट MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक और सीरीज हम लोग करने वाले हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसी के साथ थैंक यू। क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। पिछले वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए थे। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। पिछले इस वीडियो में हम टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। इस वीडियो में हम टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट। बेल्जियम जो एक छोटा सा कंट्री है वो किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। इसमें से पहला ऑप्शन है यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, नन ऑफ दीज है। तो हम बताए थे कि बेल्जियम जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक स्मॉल कंट्री है, तो फर्स्ट का आंसर जो हो जाएगा वो यूरोप हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेल्जियम शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विथ हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। कह रहा है कि बेल्जियम जो है वो यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर को शेयर करता है। तो हम बताए थे इसमें से दे दिया है 1 2 3 4, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 कंट्रीज़ के साथ बेल्जियम जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है। और चारों कंट्रीज़ का अगर नाम लिखना चाहें तो इसमें पहला क्या हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लग्जमबर्ग। तो ये 4 कंट्रीज के साथ बेल्जियम जो है अपना बॉर्डर को शेयर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड मेजोरिटी इन ब्रुसेल्स। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कम्युनिटी है जो कि ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम है। बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन क्या था, 59% डच मेजोरिटी में थे, 40% फ्रेंच माइनॉरिटी में थे और 1% जर्मन। लेकिन ब्रुसेल्स जो कि वहाँ का कैपिटल सिटी था वहाँ 80% फ्रेंच थे, 20% डच थे, मतलब मेजोरिटी में कौन थे, फ्रेंच थे। और यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड मेजोरिटी इन ब्रुसेल्स। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्या चीज़ पूछ रहा है, ब्रुसेल्स का मेजोरिटी कम्युनिटी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन ऑफ बेल्जियम।
इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो कि बेल्जियम के अंडर नहीं आता है। बार बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे नोट लगा हुआ है, मतलब इस चारों में से ऐसा कौन सा रीजन है जो कि बेल्जियम के अंडर में नहीं आता है। फ्लेमिश रीजन हम देखें कि बेल्जियम के अंडर में आता है, वेलोनिया जो कि बेल्जियम में ही पड़ता है, उसके बाद ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल सिटी है, बच कौन जाता है, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग क्या है, लग्जमबर्ग भी एक कंट्री है जो कि बेल्जियम के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, विच लैंग्वेज इज डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम। क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्जियम जो कंट्री है उसमें कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो कि बोला जाता है, डोमिनेंट करता है, ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जो कि डोमिनेंट करता है, कौन सा है। बताए थे कि 59% डच बोलने वाले लोग रह रहे हैं, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, डच स्पीकिंग पीपल जो थे वहाँ पे डोमिनेंट कर रहे थे और 59% के साथ वहाँ पे डोमिनेंट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। पूछ रहा है कि श्रीलंका जो है एक आज़ाद देश के रूप में इमर्ज हो रहा था, एक आज़ादी की ओर अपना कदम बढ़ा रहा था। 1946 गलत है, 1947 में भारत आज़ाद हुआ है, 1948 इसका सही आंसर होगा। और श्रीलंका जो है 1948 में एज ए इंडिपेंडेंट नेशन इमर्ज हो रहा था। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक देख लिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन द सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स का कॉम्बिनेशन के बारे में पूछ रहा है, ब्रुसेल्स में क्या है, ब्रुसेल्स का कंपोजिशन के बारे में पूछ रहा है। 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% स्पीक डच। दूसरा है 80% पीपल स्पीक डच वाइल 20% पीपल स्पीक फ्रेंच। सबसे पहले इसमें जो दो ऑप्शन को अलग करेंगे, क्या कह रहा है, 80% पीपल स्पीक जर्मन वाइल 20% पीपल स्पीक फ्रेंच। इसको सबसे पहले काटेंगे सी नंबर को। डी नंबर कह रहा है 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% स्पीक जर्मन। सबसे पहले जर्मन वाले को काट के अलग करेंगे। ये दोनों में कंपोजिशन क्या था, बार बार कह रहे हैं, बेल्जियम का जो इथनिक कंपोजिशन था उसमें से 59% पीपल मेजोरिटी में जो थे वो डच स्पीकिंग पीपल थे। और जैसे ही ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी में आ रहे थे तो वहाँ पे 80% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं। और बेल्जियम के ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी में कौन है, मेजोरिटी में कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो है 80% पीपल हैं। तो यहाँ पे 80% स्पीक फ्रेंच वाइल 20% स्पीक डच। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। नंबर 8, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। अभी भी इसमें अगर कंफ्यूजन है तो एक बार और क्लियर कर रहे हैं। आइलैंड नेशन का मतलब है जो चारों तरफ से, वैसा देश जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और पेनिनसुलर कंट्री का मतलब होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, फॉर एग्जांपल इंडिया। और आइलैंड नेशन का एग्जांपल क्या है, श्रीलंका। नेशन जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द साउदर्न कोस्ट ऑफ, कह रहा है कि श्रीलंका जो है कुछ ही दूरी पे है फ्रॉम साउदर्न कोस्ट ऑफ। बार बार कह रहे हैं कि श्रीलंका जो है भारत के तमिलनाडु से कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो गोवा इसका गलत होगा, केरला गलत होगा, लक्षद्वीप तो होगा ही नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर एथनिक ग्रुप ऑफ श्रीलंका। मेजर एथनिक ग्रुप के बारे में पूछ रहा है। श्रीलंका का मेजर एथनिक ग्रुप क्या था, क्रिश्चियंस एंड तमिल। क्रिश्चियंस मात्र 8% थे, ये हो नहीं सकता, फर्स्ट गलत, ए नंबर गलत हो गया। बी बुद्धिस्ट एंड हिंदू। सी सिन्हाला एंड तमिल। बुद्धिस्ट एंड हिंदू नहीं हो सकता क्योंकि हिंदू का भी, बुद्धिस्ट एक कम्युनिटी का नाम नहीं है, एक रिलीजियस कैरेक्टर है, ये भी गलत हो गया। सिन्हाला एंड तमिल। और डी क्या है, सिन्हाला एंड क्रिश्चियन। क्रिश्चियन वाला दोनों पहले गलत हो जाएगा क्योंकि ये माइनॉरिटी में थे। और यहाँ मेजर एथनिक ग्रुप्स के बारे में पूछा जा रहा है जिसका कि आंसर होगा सिन्हाला एंड तमिल। सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स जो थे वो 74% थे और तमिल स्पीकिंग पीपल जो थे ओवरऑल 18% तमिल स्पीकिंग पीपल थे। तो करेक्ट आंसर इज सी, सिन्हाला एंड तमिल। नंबर 10, श्रीलंकन तमिल रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। श्रीलंकन तमिल जो थे, श्रीलंकन तमिल्स कहने का मतलब क्या, तमिल मुस्लिम? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुस्लिम जो थे, मुस्लिम्स कम्युनिटी के जो लोग थे वो जो इंडिया से जिसके फोर फादर वहाँ पे जाकर के कॉलोनियल पीरियड के टाइम में जो इंडियन फोर फादर जाके श्रीलंका में बसे थे, वो इसी में से उसी 5% में से कुछ कुछ मुस्लिम धर्म मानने वाले थे। तो ये सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी तमिल हिंदू, ये भी इनकरेक्ट होता नज़र आ रहा है।
Tamil natives of the country और Tamil whose forefather came from India in the colonial period. Tamil forefather who is came from India in the colonial period, ये गलत होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये 5% ही थे। तो बचता कौन है? Tamil natives of the country. Tamil natives मतलब कि वो वैसे लोग जो पहले से तामिलियन हैं, जो Tamil natives हैं, वही वहाँ को श्रीलंकन तमिल को रेफ़र करेंगे। श्रीलंकन तमिल को रेफ़र कौन करेंगे? तामिल्स नेटिव्स। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बेल्जियम रेफर्स डच स्पीकिंग पीपल। बेल्जियम में डच स्पीकिंग पीपल दिया है, मतलब बात कहीं ना कहीं मेजोरिटी का कर रहा है, क्योंकि बेल्जियम में मेजोरिटी में थे डच स्पीकिंग कम्युनिटी। और अब पूछ रहा है श्रीलंका, तो अब देख लें कि श्रीलंका में मेजोरिटी स्पीकिंग पीपल्स कौन थे। तो श्रीलंका में जो मुस्लिम्स थे वो तो बहुत कम थे। इंडियन तमिल्स 5% में से इंडियन तमिल्स भी थे और मुस्लिम्स भी थे। सिन्हालास क्या थे वहाँ पे? मेजोरिटी में स्पीकिंग पीपल कम्युनिटी थे। और श्रीलंकन तमिल्स भी 13% ही थे। तो ये तीनों गलत हो जाता है और करेक्ट ऑप्शन इज सी, सिन्हाला। Which language was declared as the only official language of Sri Lanka by an act passed in 1956? जो मेजोरिटेरियनिज्म आया था, जो मेजोरिटी मेजर्स आया था वहाँ पे, जो मेजोरिटेरियन मेजर्स आया था, उसमें कुछ 3-4 बदलाव किए गए थे। 3 अहम बदलाव किए गए थे, जिसमें से टॉप मोस्ट चेंजेज जो था वो था कि 1956 में एक एक्ट को पास करवा के सिन्हाला को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा रहा था। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बाय एन एक्ट पास्ड इन 1956 में क्या आंसर हो जाएगा इसका? करेक्ट ऑप्शन इज सी। व्हाट डज एलम स्टैंड्स फॉर? चैप्टर में भी कवर किए हैं कि तामिलियंस जो थे वो एक अपना अलग पॉलिटिकल पार्टीज बना के इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एजुकेशनल राइट्स, इक्वल रिलीजियस राइट्स को मांग को बहुत तेज़ी से उठाते हैं। और उसी में से उनका एक अहम मांग रहता है, वो रहता है एक तामिल एलम का। मतलब तामिलियंस के लिए एक अलग स्टेट का मांग रहता है कि हमको एक अलग स्टेट बना दो जिसमें हम लोग अपना रह सकते हैं। तो एलम का मतलब क्या? एलम का मतलब तामिल नेम फॉर स्टेट, तामिल नेम फॉर स्टेट। करेक्ट ऑप्शन इज बी। तामिल नेम फॉर श्रीलंका गलत है, बोथ एंड भी नहीं हो सकता है, नन ऑफ दीज नहीं हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, तामिल नेम फॉर स्टेट। नंबर 14, ए वॉर लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 अपोजिट ग्रुप्स इन ए कंट्री इज कॉल्ड। जब एक ही देश में 2 अलग अलग कम्युनिटीज़, 2 अलग अलग सोशल ग्रुप्स, 2 अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कोल्ड वार, बिल्कुल भी नहीं। इथेनिक वार गलत है, नन ऑफ दिस नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इज सी, इसको सिविल वॉर कहते हैं, जो कि श्रीलंका में बाद में सिविल वॉर का सिचुएशन आ गया था। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम का कैपिटल सिटी क्या था? बेल्जियम का कैपिटल सिटी क्या था? वेलोनिया नहीं, वेलोनिया तो एक रीजन का नाम है जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रह रहे हैं। फ्लेमिश बिल्कुल भी नहीं, ये भी एक रीजन का नाम है जहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल रह रहे हैं। पेरिस ये भी गलत है। तो कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स हो जाएगा। और बाद में ब्रुसेल्स को यूरोपियन यूनियन मिल करके उसको एज ए हेडक्वार्टर भी घोषित कर दिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ए बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority is। श्रीलंका में हम लोग देखे थे कि वहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म जो था वो हावी था किस पे? माइनॉरिटी पे थे। मतलब कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी का कुछ विशेष और इंटरेस्ट था उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा था। जो माइनॉरिटी का नीड्स था, विशेष था, इंटरेस्ट था, वो ध्यान में नहीं रखा जा रहा था। और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाया जा रहा था वो सिर्फ मेजोरिटी के हक में लाया जा रहा था। मतलब मेजोरिटेरियन मेजर्स को लाया जा रहा था, मेजोरिटी के अच्छाई के लिए नियम और कानून लाए जा रहे थे। वो क्यों ज़रूरी होता है? क्या पावर शेयरिंग ज़रूरी है, या सेंट्रल गवर्नमेंट में हिस्सेदारी ज़रूरी है, या मेजोरिटेरियनिज्म है, या कम्युनिटी गवर्नमेंट है?
यहाँ पे जो हो रहा था जो श्रीलंका में उसको मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं, मतलब मेजोरिटी का दबदबा कहते हैं। मेजोरिटी ग्रुप्स जो है अपने लिए नियम और कानून बनाते हैं और माइनॉरिटी का इंटरेस्ट को, विशेष को, नीड्स को ध्यान में नहीं रखा जाता है। बिना माइनॉरिटी को मद्देनज़र रखते हुए अपने लिए नियम और कानून को लाना, बनाना, उसको क्या कहते हैं? मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इन बेल्जियम हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। कह रहा है कि कौन सा ऐसा कम्युनिटी था, कौन सा ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया बेल्जियम में जो कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा था कि पावर रिगार्डिंग कल्चरल से रिलेटेड हो, एजुकेशनल से रिलेटेड हो या लिंग्विस्टिक बेसिस पे लैंग्वेज से रिलेटेड हो। क्या द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट? बिल्कुल भी नहीं, ये साफ गलत है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नाम का चीज़ कुछ था ही नहीं। द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गया था दोनों को। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वहाँ पे था ही नहीं। क्या अथॉरिटी दिया गया? द कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया ताकि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, कल्चरल, एजुकेशनल और सोशल ग्रुप्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि द हेड क्वार्टर ऑफ डैश इज सिचुएटेड इन ब्रुसेल्स। हम कहे थे कि जो है यूरोपियन यूनियन जो है सभी लोग मिल करके ब्रुसेल्स को अपना हेड क्वार्टर चूज कर लेते हैं। तो इसमें देखेंगे यूनाइटेड नेशंस गलत है, यूरोपियन यूनियन ये सही है। यूरोपियन यूनियंस के सारे कंट्री मिल करके क्या किए थे? ब्रुसेल्स को अपना हेड क्वार्टर चुन लिए थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, बोथ बी एंड सी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 19, द बेल्जियम गवर्नमेंट शिफ्टेड टू ए फेडरल फॉर्म ए डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में, फेडरलिज्म में। लेकिन यहाँ पे फिलहाल देख लेते हैं क्या एकोमोडेटिव था? गलत। ऑथोरिटेरियन था? यूनिटरी था? नन ऑफ द अबव था? नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। इसमें क्या होगा? यूनिटरी मेथड ऑफ होगा। जब बेल्जियम फेडरल गवर्नमेंट होने से पहले यूनिटरी गवर्नमेंट को रूल को फॉलो कर रहा था। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज, पावर शेयरिंग अच्छा क्यों है, सही क्यों है? इट इंश्योर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। क्या दो सोशल ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है? गलत है। इट इंश्योर्स द इनस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। क्या राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है? यह भी गलत है। उसके बाद क्या? इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। यस, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स। दो सोशल ग्रुप्स के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। इट लीड्स टू वायलेंस, ये गलत है, वायलेंस को लीड नहीं करता है। इसी के साथ हम लोग टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें, एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखें। अभी हम लोग इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो बनाए थे, अब हम एमसीक्यू का एक वीडियो बनाया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का होगा वो फेडरलिज्म होगा। चैप्टर 2 हम लोग देखेंगे फेडरलिज्म के बारे में। इसी के साथ थैंक यू।